अरे मैं अभी जाता हूँ इंटेरोगेशन टीम के पास। वो पुलिस वाला चौंका और ये बोलता हुआ इंटेरोगेशन रूम से जल्दी में बाहर की ओर भागा। कुछ बड़ा होने वाला है। तभी एक सीनियर पुलिस वाला एक रबर का हथौड़ा और कुछ किताबें लेकर इंटेरोगेशन रूम की तरफ आते हुए अपने साथी पुलिस वाले से बोला, देखो अब हम सब लॉ एनफोर्समेंट पर ध्यान देंगे और वायलेंट लॉ एनफोर्समेंट या टॉर्चर करके कन्फेशन लेना बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन पॉलिसीज ऊपर होती हैं और काउंटर मेजर्स नीचे होते हैं। अगर कोई कन्फेस नहीं करता है तो फिर हमें रुकना भी नहीं है। इसीलिए इंटेरोगेशन रूम के सर्विलेंस कैमरा को कुछ मिनट्स के लिए खराब कर दो और बाकी कुछ भी सोचो जिससे टॉर्चर दिखाई ना दे, ताकि अगर पिटने वाला संदिग्ध किसी को बताएगा भी कि इंटेरोगेशन रूम में पुलिस ने उसे यातनाएं देकर पूछताछ की है, तो इसके पास उसका कोई सबूत नहीं होगा और फिर उसकी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। बुक और रबर का हथौड़ा ये टॉर्चर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम तरीका है। सीनियर पुलिस वाले ने राहुल को डराने के लिए एक लो वोल्टेज स्टन गन भी अपनी जेब में छुपा रखी थी। तभी वो पुलिस वाला जल्दी में इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकलकर आगे बढ़ता है। सीनियर पुलिस वाला भी अपने सिर को झुकाए हुए आगे बढ़ता है और दोनों एक जगह पहुंचते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सीनियर पुलिस वाले के हाथ से सारी चीजें जमीन पर गिर जाती हैं और उसकी स्टन गन भी जेब से बाहर फिसल जाती है। अरे क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी किस बात की है? सीनियर पुलिस वाला पूछता है और जल्दी से अपनी गन छुपा लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। सर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उस पुलिस वाले के चेहरे पर एक बेकरारी से नजर आ रही थी। अरे ये पुलिस थाना है, यहाँ क्या गलत हो सकता है? सीनियर पुलिस वाले ने उठते हुए कहा। उस पुलिस वाले ने सीनियर पुलिस वाले से बेसब्री से कहा, सर क्या आप जानते हैं कि थाने में किसे पकड़ कर लाया गया है? ये राहुल है। हमने जिसे पकड़ा है वो सिंगर राहुल है। हाँ तो होगा राहुल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, सीनियर पुलिस वाले ने गुस्से और बेसब्री से जवाब दिया। लेकिन तभी अचानक वो थोड़ी देर के लिए रुका और उसकी आवाज नीची और धीमी हो गई, क्योंकि जब उसे समझ आया तो उसका मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गईं। उस जूनियर पुलिस वाले ने भी यही सोचा था कि सीनियर पुलिस वाला ये बात सुनने के बाद ऐसे एक्सप्रेशन देगा। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं है। क्या अभी अभी क्या कहा तुमने? सीनियर की टोन अचानक थोड़ी ऊंची हो गई। उस पुलिस वाले ने मजबूरी में अपनी बात दोहरा दी। राहुल, वही फेमस सिंगर राहुल है। सीनियर पुलिस वाले ने चिल्लाकर बोला, क्या वो यहाँ चुरू में है? सीनियर पुलिस वाले ने कहा, उसकी और उस छोटी बच्ची की जिसे हिट किया गया था, इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी है क्या? सर राहुल यहाँ चुरू में अपने शो की शूटिंग करने जा रहा है, ये खबर कई दिनों से चर्चा में है। वो जूनियर जवाब देता है। सीनियर कहता है, अरे यार ये कहाँ फंस गए? एक स्टार को पकड़ना, और वो भी ऐसे मामले में जिसमें उसके खिलाफ सबूतों की कमी हो, और फिर अगर उससे पूछताछ में कोई गड़बड़ हो गई और उसे कहीं चोट आ गई तो साला हम पर केस बनेगा, और वो भी ऐसा केस कि हमें ही जेल जाना पड़ सकता है। इस मामले में एक स्टार इन्वॉल्व है। पुलिस वाले ऐसे केस में अक्सर फंस जाते हैं क्योंकि वो उससे ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आ सकते हैं, और अगर उन्होंने वास्तव में कोई अपराध किया होता है तो भी वो उनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो खबर आग की तरह फैल जाती है और ह्यूमन राइट्स वाले पुलिस की शामत ला देते हैं। अरे यार अब क्या करें? सीनियर पुलिस वाले को लगा कि वो फंस गया है। ना तो उसे कुछ करने दिया जाएगा और ना ही वो खुद अब कुछ करना चाहता है। सर आप टीआई साहब को कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते? जूनियर पुलिस वाला बोलता है। टीआई साहब को कॉल करूं? नहीं, ये मामला बड़ा है, वो सीधे डीएसपी से बात करेंगे। मैं काम करता हूं, मैं सीधे डीएसपी से ही बात करता हूं कि आखिर इस मामले में क्या करना है, सीनियर पुलिस वाला कहता है। सीनियर पुलिस वाले ने इस बारे में अपने दिल से सोचा और बोला, हाँ यही सही है, मैं डीएसपी साहब को सीधा कॉल करके देखता हूँ कि उनका क्या कहना है। सीनियर का टीआई से बात किए बिना डीएसपी से सीधा कांटेक्ट करना टीआई को पसंद नहीं आएगा, लेकिन अभी सीनियर को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है, या फिर इस मामले को जल्दी सुलझाने के लिए वो सीधे डीएसपी से बात करना चाहता है। उसने अपना फोन निकाला और सीधा डीएसपी का नंबर डायल किया। लगभग 20 सेकंड्स का इंतजार करने के बाद आखिर फोन उठा और उधर से एक खराशदार आवाज आई। हेलो, हाँ बोलो। हेलो डीएसपी सर, अब मैं चुरू बड़ा थाने से बोल रहा हूँ। सीनियर पुलिस वाले की आवाज चापलूसी और विनम्रता से भरी है। डीएसपी ने इसके बारे में सोचा और अचानक हंसा। शुरू से? अच्छा, मुझे याद है, 3 साल पहले आपके थाने ने अपहरण और हत्या के एक मामले को सुलझाया था जिसमें बड़ी फिरौती मांगी गई थी। उस समय आप ही थे ना जिसने डाकुओं के लीडर को मार गिराया था? जी सर, मैं ही था। अच्छी बात है कि आपको मैं याद हूँ। डीएसपी उसे याद करके खुश थे। ये देखकर सीनियर बहुत उत्साहित हो गया। हाँ बिल्कुल, बताओ कॉल क्यों किया?
क्या मसला है? डीएसपी ने मुस्कुराते हुए कहा। सीनियर अपने होश संभालता है और कहता है, डीएसपी सर, बात यह है कि आज हमारे नेताजी की बहन ने पुलिस को सूचना दी है कि उनका बेटा राजवीर पिटाई के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया है और बेहोश हो गया है। उसके बारे इससे पहले कि सीनियर अपनी बात पूरी कर पाता, डीएसपी बीच में ही बोल पड़े। हाँ, उसके बारे में मुझे पता है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी का भी रिश्तेदारी क्यों ना हो। हर चीज कानून के दायरे में ही होगी। कानून की नजर में सब बराबर हैं। तभी सीनियर ने अपने मन ही मन में सोचा, आपको पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप वास्तव में कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले राजवीर ही जेल जाएगा। डीएसपी की बात खत्म करने के बाद सीनियर ने कहा, डीएसपी सर, क्या आप जानते हैं कि ये वो फेमस सिंगर राहुल है जिन्होंने राजवीर को पीटा था? इस बार डीएसपी खामोश रह गए। तो क्या ये वो स्टार राहुल था, वही सिंगर और राइटर राहुल? डीएसपी ने नरमी से कंफर्म करते हुए पूछा। जी हाँ, बिल्कुल। सीनियर पुलिस वाला अब कल्पना कर सकता था कि इस वक्त डीएसपी के एक्सप्रेशन कैसे होंगे। तभी अचानक से फोन कट गया। फोन कट गया? सीनियर ने अपने आप से कहा। क्या हुआ सर? डीएसपी साहब ने क्या कहा? सीनियर पुलिस वाले को फोन बंद करते देख जूनियर ने जल्दी से पूछा। सीनियर पुलिस वाले का चेहरा बदल गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। जूनियर का चेहरा भी बदल गया, क्योंकि वो दोनों समझ गए थे कि डीएसपी का फोन कट करना मतलब उसने इस लफड़े को उन थाने वालों के कंधे पर ही डाल दिया है। जब वो अपने ही विचारों में खोए हुए थे, तभी सीनियर पुलिस वाले का मोबाइल फोन अचानक बज उठा, जिसने उसे थोड़ा डरा सा दिया। जब फोन उठाया तो डीएसपी की तेज और शक्तिशाली आवाज आई। मेरी बात सुनो, हम लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं और अपराधों पर नकेल कसना हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ इसलिए कानून की अनदेखी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्टार है, और जैसे कि पुरानी कहावत है, अगर राजकुमार भी दोषी है तो उसे आम लोगों के समान ही अपराधी माना जाएगा। किसी स्टार की तो बात ही जाने दो। बस इस बात का ध्यान रखो कि राहुल के यहाँ होने की खबर को ब्लॉक करने की कोशिश करो और संदिग्ध को जल्द से जल्द दोषी सिद्ध करो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास ऐसा करने की पावर है। वैसे मैंने सुना है कि तुम अभी भी प्रमोशन का वेट कर रहे हो। वैसे भी तुम्हारे थाने के टीआई की रिटायरमेंट की उम्र हो गई है और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। डीएसपी की सोच बहुत सीधी है। आप चाहे स्टार हो या ना हो, अगर आपको दोषी ठहराया जाता है तो चाहे आप अपना कबूलनामा पलटे या नहीं, जब तक आप जेल नहीं जाते हैं तब तक आपको थाने में ही रहना होगा। जी सर, आप चिंता ना करें, मुझे पता है कि क्या करना है। डीएसपी के शब्दों को सुनकर सीनियर के दिमाग में डीएसपी के शब्द गूंजने लगे। उसे उनमें अपना भविष्य नजर आने लगा। डीएसपी की बातें सुनकर अचानक से पूरा माहौल बदल गया था। वहां मौजूद सभी पुलिस वाले खुश हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ इंटेरोगेशन रूम में एक ही पुलिस वाला था। ये पुलिस वाला भी बड़ा दिलचस्प है। वो राहुल के साथ खुशी से बातचीत कर रहा है। राहुल भाई, मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। हम भी जानते हैं कि हमने आपको जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ रखा है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। प्लीज हमें दोष मत देना इन सबका। राहुल को देखकर वो पुलिस वाला थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि कहाँ क्या गलतफहमी है। लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक आपकी पुलिस टीम का सवाल है, तो अगर वो नियमों का ठीक से पालन करते हैं तो सच सभी के सामने आ ही जाएगा। ये बोलते हुए राहुल पूरे इंटेरोगेशन रूम में घूमने लग जाता है। इस बार उस पुलिस वाले का चेहरा लाल हो गया। वो समझ गया कि राहुल क्या कहना चाह रहा है। वो खड़ा हुआ और बोला, राहुल भाई, आप ठीक कह रहे हैं, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको इंक्वायरी रूम में ले चलता हूँ। इधर। ये तुम क्या कर रहे हो और कहाँ ले जा रहे हो इसे? उसी समय इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुला। सीनियर पुलिस वाला अपने हाथ में रबर का हथौड़ा लिए हुए है। उसके पीछे 3 पुलिस वाले और हैं, और वो भी अपने हाथों में सामान लिए हुए हैं। उन तीनों में से एक पुलिस वाले के हाथ में एक मोटी किताब है, दूसरे के हाथ में 2 छोटे जार हैं, लेकिन तीसरे के हाथ में कुछ भी नहीं है। पर अपने चेहरे पर वो ऐसे भाव लेकर आया है मानो आज राहुल से कुछ ना कुछ उगलवाई लेगा। सर, ये इंटेरोगेशन रूम है और राहुल तो अभी सिर्फ एक संदिग्ध ही है। हमारे पास कुछ सबूत भी नहीं है, तो हम इन्हें यहाँ कैसे रख सकते हैं? शट अप, आउट। उस पुलिस वाले के शब्द पूरे होने के पहले ही सीनियर पुलिस वाले ने बोला। सीनियर के हाव भाव बदल गए थे। सीनियर का टोन अचानक बदल गया। ये याद रखो, यह हमारा प्रोसीजर है, इसमें किसी के लिए कोई ढिलाई नहीं होगी। और वैसे भी सीनियर मैं हूं या तुम? अपनी बकवास के साथ बाहर निकल जाओ। सॉरी सर। उस पुलिस वाले का चेहरा बदल गया। वो इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल गया। सीनियर को जूनियर पुलिस वाले को भगाते हुए देखकर राहुल ने ताली बजाई। उसका चेहरा सरकाज़म से भरा हुआ था और उसने कहा,
ऐसा लगता है कि आप टॉर्चर करके कन्फेशन कराने जा रहे हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया। जब सीनियर ने उसे हंसते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि राहुल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसने कहा, राहुल, ये मत सोचना कि तुम एक स्टार हो तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, भले ही किसी भी तुर्रम खां ने अपराध किया हो और वो मेरे थाने में अगर आए तो उसे मेरे सामने अपना अपराध स्वीकार करना ही होगा। राहुल ने ठंडी निगाहों से सीनियर पुलिस वाले को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। तो चलो शुरू करते हैं। ये बोलते ही सीनियर ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। हाँ तो राहुल, आज सुबह 9:45 पर तुमने यहाँ चुरू की एक छोटी सी गली में एक राजवीर नाम के लड़के को पीटा जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया, क्या ये सच है? सीनियर उसकी बांह झटक कर मेज पर हाथ पटकते हुए राहुल पर गरजा। राहुल ने सीनियर को एक बेवकूफ की तरह देखा और कुछ नहीं बोला। अगर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो तुम्हें उसका जवाब देना है। ये देखकर कि राहुल कुछ बोल नहीं रहा है, सीनियर आगे बढ़ा और राहुल की नाक की नोक की ओर इशारा किया और कहा, ये मत सोचना कि तुम एक स्टार हो तो तुम अपनी इच्छा के हिसाब से लोगों को पीट सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, सेलिब्रिटी द्वारा लोगों के पीटने पर उनको हिरासत में लेने और यहाँ तक कि सजा सुनाए जाने तक के कई मामले हैं। तुम कोई नए या पहले नहीं हो। राहुल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसने सीनियर की तरफ देखा और कहा, वैसे आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल नेचर का हूँ और आपको झूठ बोलूंगा? तुम अपने आप को खास समझते हो। सीनियर बहुत गुस्से में है और उसने राहुल के चेहरे पर तमाचा जड़ने के लिए हाथ उठाया कि तभी एक पुलिस वाले ने उसे रोक दिया। सीनियर, वो जोर से चिल्लाया और सीनियर वहीं रुक गया। उस पुलिस वाले ने कहा, अगर आप इसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते हैं तो फिर उसके गाल पर हाथ की छाप छूट जाएगी और ये हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या पुलिस राहुल को तकलीफ देगी? राहुल अब इस मामले से कैसे निकलेगा? क्या राहुल के घर वाले उसे बचा पाएंगे? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सीनियर, वो जोर से चिल्लाया और सीनियर वहीं रुक गया। उस पुलिस वाले ने कहा, अगर आप इसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते हैं तो फिर उसके गाल पर हाथ की छाप छूट जाएगी और ये हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। सीनियर पुलिस वाला रुक जाता है और राहुल की तरफ घूर कर देखते रहता है। अगर तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास उस चौराहे के सर्विलेंस वीडियो है, साथ ही कुछ गवाहों के बयान भी हैं। सीनियर पुलिस वाले ने धीरे से कहा, बाकी तुमको साइन करना है। अगर तुम इन पूछताछ रिकॉर्ड पर साइन करते हो और फिंगरप्रिंट दे देते हो तो हम तुम्हारे साथ कानून के अनुसार अच्छा व्यवहार करेंगे, वरना तुम जानते हो कि पुलिस हमेशा गुनहगारों से कैसा बर्ताव करती है। फिर जाकर वो कहीं अपना गुनाह कबूल करते हैं, लेकिन वो अगर फिर भी विरोध करते हैं तो पुलिस और भी ज्यादा सख्त होती है, समझे? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? राहुल उससे आंखें मिलाकर पूछता है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ राहुल, सच कह रहा हूँ। तुम्हें वो सब बता रहा हूँ जो तुम्हारे साथ होगा, जो हम पुलिस वाले अक्सर करते हैं। सीनियर पुलिस वाला गंभीरता से कहता है। वैसे जैसा आप कह रहे हो कि आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, तो फिर तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब पता है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। मुझे साफ साफ इस मामले में फंसाया जा रहा है और वो भी झूठा। राहुल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैंने तो उसे मारा ही नहीं था, सिर्फ एक हल्का सा धक्का दिया था और न जाने क्या हुआ कि वो आज व्हील चेयर पर घूम रहा है। सबको कह रहा है कि मैंने उसे मारा, झूठा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वो आदमी मारे जाने के लायक ही था। उसने मेरी बहन को टक्कर मारी, वो जमीन पर गिरी और अभी तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई है। मेरा पूरा परिवार उसे ऐसे देखकर हैरान है। वो बीच सड़क में खड़ा होकर मेरे घर के बच्चों पर पैसे फेंक रहा था। उन्हें बोल रहा था कि वो बच्ची पैसों के लिए नाटक कर रही है। ये तो नहीं कि वो देखता कि एक्सीडेंट के बाद उस बच्ची को क्या हुआ, उसे हॉस्पिटल ले जाता। वहां खड़े सब लोग यही बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपना घमंड नहीं छोड़ा और उन बच्चों पर चिल्लाने लगा। अब आप ही बताओ, आपके घर के बच्चों पर कोई चिल्लाएगा, उनसे कोई बदतमीजी करेगा तो क्या आप चुपचाप खड़े होकर ऐसे ही देखते रहोगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप तो जान ले लेते। मैंने तो सिर्फ उसे धक्का दिया था। उसके बाद उसने क्या किया ये मुझे पता नहीं कि आज वो ऐसे व्हील चेयर पर आप सबके सामने है। बस यही सच्चाई है और मुझे यही कहना था। दैट्स इट। सीनियर पुलिस वाले का चेहरा ठंडा पड़ गया था। वो समझ नहीं सका कि राहुल इतना इमोशनल भी हो सकता है। राहुल लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, लेकिन उसने इस तरह से बोलकर सभी को हैरान कर दिया था, क्योंकि ये सब बोलते वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा, उदासी और सच सब साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन इन सब में राहुल से गलती हो गई थी। उसने एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। ठीक है, पर क्या तुम इसके कारण एक पुलिस वाले पर हाथ उठाओगे? सीनियर पुलिस वाले ने कहा। फिर उसने रूम के कोने में लगे कैमरे की ओर थोड़ा सिर हिलाकर एक इशारा किया और फिर रबर का हथौड़ा लेकर खड़ा हो गया। इतनी देर में दूसरा पुलिस वाला भी एक किताब के साथ
एक एक कदम दर कदम आगे बढ़कर राहुल के पास आता है। उसी के साथ दो पुलिस वालों में से एक बाएं और दूसरा दाएं से राहुल के पास आए। उनमें से एक ने अचानक राहुल के कंधे पर जोर से किताब मारी। सीनियर पुलिस वाले ने भी सही समय पर देखा और जैसे ही वो मोटी किताब राहुल के कंधे पर लगने वाली थी तो उसने रबर के हथौड़े को लहराया और उसे किताब की दिशा में स्मैश किया। इस इंटेरोगेशन रूम में किसी भी पुलिसकर्मी के लिए ये सब कुछ भी अजीब नहीं था और वो काफी एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे थे। उन लोगों ने ऐसा काम पहले कोई कम नहीं किया है, लेकिन एक मशहूर भारतीय गायक को पीटना थोड़ा चैलेंजिंग महसूस हो रहा है, इसीलिए आज ये सब करने में उन्हें दोगुना मजा आ रहा है। लोहे की कुर्सी जमीन पर बंधी हुई थी और सपोर्टिंग प्लेट की वजह से राहुल खड़ा नहीं हो पा रहा था। हालांकि उसके हाथ पैर बंधे नहीं हैं, इसीलिए वो अभी भी अपनी बाहें फैला सकता है और अपने पैरों से किक भी कर सकता है। जब वो सारे पुलिस वाले राहुल को बुरी तरह से पीट रहे थे तो राहुल ने अचानक अपनी बाजुएं दोनों तरफ फैला दी और अपने हाथों को किसी परिंदे के पंजों की तरह बना लिया। उसकी 3 उंगलियां जो पतली लेकिन बहुत शक्तिशाली लगती थी, उनसे उसने अपने बाएं और दाएं पुलिस वाले के कानों पर पूरी शक्ति से जकड़ लिया। राहुल के इस हमले से दोनों पुलिस वाले गिरे तो नहीं, लेकिन उन दोनों के कानों को राहुल ने ऐसे पकड़ रखा था कि मानो शेर ने शिकार कर लिया हो। राहुल ने दोनों लोगों को सामने की ओर खींच लिया और फिर उसने अपने हाथ एक दूसरे पर रख दिए और फिर राहुल ने उन दोनों को खींचकर एक दूसरे के सामने ला दिया और जोर से धक्का देकर उनके सिर आपस में जोर से टकराए और उनकी जोरदार चीख निकल गई। ये कोई अंत नहीं था। जब वो अपने सिर पकड़ रहे थे और चिल्लाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय राहुल ने पूरी ताकत से पैर घुमाकर उनके पेट के 3 इंच नीचे जोरदार लात मारी। दोनों इतने भयानक दर्द में थे कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकली जा रही थीं। लात खाते ही वो उड़ते हुए रिकॉर्डिंग वाली लंबी टेबल की तरफ जाकर गिरे। वो जगह सख्त नहीं थी। बाकी पुलिस वालों ने जैसे ही देखा कि वो जोर से गिरने वाले हैं तो वो सारे अपने कान बंद कर लेते हैं और वो दोनों धड़ाम से गिरते हैं। भीषण टक्कर के बाद दोनों के गिरने से लंबी टेबल के 2 टुकड़े हो गए थे और उस पर रखे कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों के चेहरे से टकराए और उनसे खून बहने लगा। आह! आउच! पलक झपकते ही 2 तेज चीखें सुनाई दी। 2 पुलिसकर्मियों को एक कुर्सी से बंधे हुए युवा कलाकार ने पूरी तरह से पीटा था। यहाँ कलाकार कौन है और पुलिस वाला कौन है, ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इन दिनों तो स्टार आर्टिस्ट भी मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं। बाकी पुलिस वाले जो बस खड़े खड़े देख रहे थे, अचानक उनके भाव बदल गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके मुंह इतने खुल गए कि कोई उनके मुंह में पूरा सेब फल रख सकता था। काफी देर के बाद उन दोनों ने रिएक्ट किया और वो दौड़ पड़े। उन्होंने गिरे हुए दोनों पुलिस वालों की मदद की और पूछा, सीनियर, आप और तुम भी, आप दोनों ठीक तो है ना? बड़ी तकलीफ हो रही है। गिरा हुआ जूनियर पुलिस वाला बुरी तरह से चीख रहा था और उसकी नाक से बहता हुआ खून उसकी वर्दी पर फैलता जा रहा था। तुम दोनों हमें अकेला छोड़ दो। सीनियर ने गुस्से से उन पुलिस वालों को दूर धकेल दिया और राहुल, जो उन्हें ऐसे देख रहा था कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, उसकी तरफ इशारा करते हुए वो चिल्लाया, तुम सब देख रहे हो, उसने पुलिस पर हमला किया है। अब इसे छोड़ना नहीं है और इसे घेर कर और पकड़ कर कुर्सी से बांध दो और साथ ही साथ इसका मुंह भी बांध दो। अगर राहुल को टॉर्चर करने की या मारने की शुरुआत नहीं की गई होती तो राहुल इस तरह से नहीं करता। उसे अपने बचाव के चक्कर में जबरदस्ती ये सब करना पड़ रहा है। हाँ, वो भी पुलिस वाले हैं और उन्होंने कई सारे क्रूर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो सारे अपराधी राहुल से बहुत अलग थे। राहुल तो कलरी का वो मास्टर है जो बैठे बैठे ही लोगों को अपने सिर और हाथ पैरों से मार सकता है। राहुल को ना हरा पाने से सारे पुलिस वाले बहुत गुस्से में थे। सीनियर पुलिस वाला इतने गुस्से में था कि उसने जमीन पर जोर से लात मार दी। फिर उसने बाकी सबसे कहा, घेरो साले को, पकड़ो और बांधो। सीनियर, वो लड़ने में बहुत अच्छा है, क्या हमें जाकर हेल्प के लिए कुछ और लोगों को लाना चाहिए? एक पुलिस वाला एक पल के लिए झिझका और सीनियर के कान में धीरे से कहा। सीनियर पुलिस वाला उस पर जोर से चिल्लाया, तुमको नहीं लगता यह हमारे लिए काफी शर्मनाक बात होगी? चलो सब जल्दी से उसे घेरो। वो सारे 2-2 हिस्सों में बट गए। 2 उसके दाईं तरफ हो गए और 2 उसके बाईं तरफ हो गए। बीच में सीनियर पुलिस वाला आ गया और फिर सीनियर के इशारा करते ही सारे एक साथ उस पर लपक गए। इससे पहले कि राहुल अपना कोई पैतरा इस्तेमाल कर पाता, सभी ने उसे पकड़ लिया और उसे बांधने लगे। एक ने रुमाल से मुंह बांधा, एक ने रस्सी से पैर बांध दिए, एक ने हाथ बांधे तो बाकी 2 उसको पकड़कर कुर्सी पर बिठाने में लगे रहे। जैसे तैसे करके राहुल को बांधकर वो पुलिस वाले हटे। उसे बांधना आसान नहीं था, वो सब बुरी तरह से हाँफ रहे थे। ठीक उसी समय इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोल दिया गया और राजवीर
जिसका कहना था कि राहुल ने उसे घायल किया है, उसने जोर से अपनी व्हीलचेयर को इंटेरोगेशन रूम में धकेल दिया। जब इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खोला गया तो सीनियर पुलिस वाले ने अपना सिर उठाया ताकि वो इस दरवाजा खोलने वाले को डांट सके, लेकिन जैसे ही उसने राजवीर को वहां दरवाजे पर देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। राजवीर, तुम? इंटेरोगेशन रूम का मेस देखकर राजवीर चौंक गया। ऑफिसर्स, आप सब तो। सीनियर कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसने राहुल की ओर देखा, जो गुस्से वाला चेहरा बनाकर इंटेरोगेशन चेयर पर बैठा हुआ था। तुम सिंगर राहुल हो ना? राजवीर ने राहुल को देखते ही चौंक कर कहा। उसे वास्तव में यकीन नहीं हो रहा था कि ये शक्तिशाली और घमंडी आदमी कोई और नहीं बल्कि गायक और लेखक राहुल है, जो कि करंट में सबसे पॉपुलर है। राहुल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव गुस्से से भरे हुए थे। तो वो तुम हो? राजवीर ने पहले सोचा कि वो गलत कमरे में चला गया है, लेकिन जब उसने राहुल को कुर्सी पर बैठे हुए देखा तब उसे यकीन हो गया। तभी उसने सीनियर पुलिस वाले को बोला, क्या बात है सर जी, पुलिस वाले होकर भी आप लोग मार खा रहे हो, और वो एक गायक और लेखक होकर भी आपके सिर पर चढ़ा हुआ है। सुनो राजवीर, हर काम का एक तरीका होता है। सीनियर फिर वही बात बोलने लगता है कि तभी राजवीर अपना हाथ हवा में उठाकर उसे चुप करा देता है। बस बस बस, बहुत बोल लिया आपने। हर काम का ये तरीका होता है तो कभी वो तरीका होता है। सुन लिया आपकी और देख लिया आपका काम। आज आप मार खाए खड़े हो और वो शेर की तरह बिना किसी जख्म के कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये तो मैं आ गया इस कमरे में, नहीं तो आप शायद अभी भी मार ही खा रहे होते। सारे पुलिस वाले एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा होते रहते हैं। तभी राजवीर आगे बोलता है, एक आइडिया मेरे पास, अगर आपको पसंद आए तो इस्तेमाल करो और फिर इसके बयान ले लो। सीनियर पुलिस वाले ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या है बताइए, क्या आइडिया है? राजवीर अपनी जेब से एक इंजेक्शन और सुई निकालता है और साथ ही में एक दवाई निकालते हुए वो कहता है, ये लो, यह है नींद की दवा, सेडेटिव्स। ये मुझे डॉक्टर ने दर्द में सोने के लिए दी है। ये आप इसे लगा दो ताकि ये शांत हो सके। फिर उसके बाद इसके फिंगरप्रिंट्स अपने कागजों पर ले लो। लेकिन ऐसा किया तो लोग सोचेंगे नहीं कि ये तो पढ़ा लिखा है, तो फिर इसने कागजातों पर साइन क्यों नहीं किया? एक पुलिस वाला पूछता है। वो हंसने लगता है और फिर कहता है, अरे तुम पुलिस वाले भी ना, अगर तुम इतनी ईमानदारी और सच्चाई से काम करते होते तो आज पूरी दुनिया तुम्हें सैल्यूट कर रही होती। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। वो सारे पुलिस वाले एक दूसरे को देखते हैं। जितने भी जूनियर होते हैं वो सीनियर्स को देख रहे होते हैं। तभी सीनियर पुलिस वाला धीरे से इशारा करता है। एक पुलिस वाला राजवीर के हाथों से वो दवाई ले लेता है और पलटकर राहुल की तरफ देखता है। राहुल उस कुर्सी पर बंधा हुआ गुस्से में ये देखता रहता है। वो पुलिस वाला धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगता है। क्या राहुल को पुलिस सच में बेहोश करने जा रही है? क्या ये लड़ाई इस स्तर तक गिरने वाली है? राहुल के घर वाले इन सब घटनाओं को कैसे लेंगे? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चुरू के बड़े थाने के बाहर पार्किंग में अचानक से एक के बाद एक कारों ने ब्रेक लगाया और पार्किंग में आकर रुक गईं। फिर गले में प्रेस कार्ड पहने हुए और हाथ में माइक्रोफोन और कंधे पर कैमरा लटकाए हुए एक रिपोर्टर कार से तेजी से नीचे उतरा। चारों तरफ उसने देखा और बोला, अरे ये तो सब। तभी 3 से 4 कारें और आईं। इन कारों में भी बहुत सारे माइक्स और कैमरास लिए हुए कई रिपोर्टर्स सवार थे। चलो चलो जल्दी चलो, हमें जल्दी करना होगा और मौके का फायदा उठाना होगा। सभी रिपोर्टर्स में हड़कंप मचा हुआ था और फिर वो लोग तेजी से भागते हुए चुरू के बड़े थाने के गेट की ओर दौड़े और पूरे थाने के गेट को घेर लिया। चुरू के शेखावत खानदान के कोर्टयार्ड में एक बड़ा सा लिविंग रूम है और अचानक से शेखावत परिवार के सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ इकट्ठा हुए। यहाँ तक कि सुनी शेखावत भी, जो अपने काम से बाहर गए थे, वो वापस आ गए थे। क्या राहुल को चुरू की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? पर क्यों? ये सुनकर राहुल की छोटी आंटी रीना शेखावत को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, क्या हमारे पूरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो राहुल को वापस ला सके? मैं अभी थाने जाती हूँ और मैं बात करती हूँ कि आखिर क्या तकलीफ है। तभी सुनी शेखावत ने गुस्से में घूरते हुए बोला, मैं पहले से ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स को फोन लगा चुका हूँ, इसीलिए अब वो बड़े थाने जा रहे हैं। रीना गुस्से में बोली, मैं भी चलूंगी, चलो उठो, चलो बाहर। शेखावत फैमिली को डराना इतना आसान नहीं है, चलो। तभी राहुल के दादा विशंबर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी छड़ी को फर्श पर 2 बार मारते हैं। यह आवाज सुनते ही सब एकदम चुप हो जाते हैं। विशंबर सिंह ने रीना को देखा और समझाया, चलो वापस आओ और बैठ जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम शेखावत परिवार हैं, हम कानून को मानने वाले नागरिक हैं। ये तो गलती राहुल की है कि उसने किसी को मारा है, और अगर वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन दादा, राहुल आपका पोता है। स्वाति एक सुंदर दिखने वाली यंग लेडी है।
जो कि हमेशा कोने में खड़ी रहती है, वो आज परेशान है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। वो आगे कहती है, आज से 4 साल पहले वो घर छोड़कर गया था। उसके बाद वो पहली बार वापस यहाँ अपने परिवार से मिलने आया है। क्या हम लोग इस बात को ऐसे इग्नोर कर सकते हैं? हाँ, स्वाति सही कह रही है। क्या हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए? रीना ने हिचकिचाते हुए बोला। हाँ दादाजी, मुझे भी जाना है पापा के पास। कोने में धीरे से सहमी हुई एक आवाज आती है। ये किसकी आवाज थी? सभी लोग उस तरफ देखते हैं। एक छोटी मासूम सी लड़की, जैसे एक सुंदर महिला ने गोदी में ले रखा था। ये सोना और मिली हैं। जब वो सेंट्रल हॉस्पिटल से बाहर आए तो सुमित्रा देवी सोना और मिली को अपने साथ घर ले आई और अपने फैमिली मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करवाया और फिर सोना से सभी को पहचानने के लिए बोला। इस फैमिली ने सोना को अभी तक लगभग 20 से 30 गिफ्ट दिए थे और ये बताता है कि वो सोना को देखकर कितने खुश थे। विशंबर सिंह के चेहरे पर अभी तक कुछ गुस्से वाले एक्सप्रेशंस थे, लेकिन अब सोना की आवाज और बात सुनकर वो एकदम से गायब हो गए। फिर उन्होंने कॉर्नर की तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर चल दिए। ये देखकर वहां मौजूद सभी परिवार वाले हैरान हो गए। सबने देखा कि विशंबर सिंह ने अपनी छड़ी को एक तरफ फेंक दिया और तुरंत कोने की तरफ अपने हाथ फैलाकर खड़े हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, सोनाक्षी इधर आ जाओ और अपने परदादा को प्यार करो। तुम्हारे परदादा जी तुमको तुम्हारे पापा के पास लेकर जाएंगे। ये देखकर परिवार के सारे लोग चौंक गए। सब यही सोच रहे थे कि क्या ये वही घमंडी और खुसट बुजुर्ग इंसान है जो कभी कुछ नहीं बोलते थे। वो इतना कब से बोलने लग गए और ये क्या हो रहा है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर तभी मिली ने सोना को जल्दी से अपनी गोद से नीचे उतार दिया। उस छोटी बच्ची ने सहमी हुई नजरों से मिली की तरफ देखा और अपने नन्हे कदमों से विशंबर सिंह के पास जाने लगी। फिर उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो अचानक से दौड़कर विशंबर सिंह के गले लग गई। विशंबर सिंह ने उसे अपनी गोदी में उठाया और कहा, जाओ तुम लोग तैयार हो जाओ और हमारी सोनाक्षी को उसके पापा से मिलने के लिए ले जाओ। मैं फोन पर थाने में बात करवा देता हूँ। दूर से देखा तो करीब 20 से 30 लोगों की भीड़ हाथों में माइक और कैमरा लिए हुए दौड़ रहे हैं। ये सभी रिपोर्टर्स हैं। उस थाने में बाहर बैठे कांस्टेबल के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वो मन ही मन सोचने लगा, यहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स अचानक क्यों आए हैं? मैंने तो नहीं सुना कि थाने में कोई बड़ा वीआईपी केस आया है या फिर कोई इंपॉर्टेंट केस का कोई फैसला आया हो। फिर यहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स एक साथ क्यों हैं? उसे नहीं पता था कि थाने के अंदर क्या चल रहा था। जैसे ही रिपोर्टर्स थाने के गेट की तरफ बढ़े, गार्ड ने तुरंत वॉकी टॉकी निकाला और बोला, सर बड़ी संख्या में रिपोर्टर्स थाने में आ रहे हैं, क्या उनको आने दूं? ओवर। वैसे नॉर्मल कंडीशन में थाने के अंदर जाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कारण होना जरूरी होता है जिससे पुलिस वाले बाहर से आए इंसान को अंदर जाने की परमिशन दे दें। बाहर बैठा कांस्टेबल सीनियर की परमिशन के बिना कोई फैसला नहीं ले सकता था। इसीलिए उसने लीडर से पूछा कि वो क्या करे। वो कांस्टेबल लीडर्स के इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था। इतने सारे रिपोर्टर्स की भीड़ को देखकर वो बहुत घबरा गया। तभी वॉकी टॉकी बजता है, कांस्टेबल किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं देनी है, ये बात याद रखो। थाने के दरवाजे के सामने बैरिकेड्स लगवा दो। मैं अभी बाहर और कांस्टेबल्स भी भेज रहा हूँ। ये सुनते ही कांस्टेबल चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि तभी थाने से 2 कांस्टेबल और आए। उन्होंने मिलकर गेट के सामने पीले रंग के बैरिकेड्स लगा दिए और खुद भी उनके पीछे खड़े हो गए। रिपोर्टर्स के वहां आते ही उसने बोला, हायर अथॉरिटीज से ऑर्डर आया है कि थाने में अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तो विजिटर्स को एंट्री नहीं दी जाएगी, इसीलिए प्लीज आप लोग वापस चले जाएं। ये क्या बात है? विजिटर्स को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हम मीडिया वाले हैं, हम लोग तुम पुलिस वालों से डरेंगे नहीं, हम इंटरव्यू लेकर रहेंगे। ये बताओ, क्या तुमने सिंगर राहुल को गिरफ्तार किया है? रिपोर्टर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। अब हम नहीं रुकेंगे और लाइव टेलीकास्ट भी चालू करेंगे। रिपोर्टर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हम रिपोर्टर्स हैं और हमें अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, फलाना फलाना। शुरुआत में उन्हें कुछ डाउट था, लेकिन अब यहाँ थाने पर इतने सारे पुलिस वाले और गार्ड्स का बिहेवियर देखकर उन्हें लग रहा है कि राहुल को अरेस्ट कर लिया है, ये बात सही है। और फिर ये सोचकर रिपोर्टर्स ने अपना काम चालू कर दिया। उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स उठाकर दूर से ही थाने की बिल्डिंग की शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। वहीं डीएसपी के ऑफिस में डीएसपी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके सामने राजवीर की मां बैठी हुई है। देखिए, आपको ये केस देखना ही होगा, मैं साफ साफ कह देती हूँ। वो डीएसपी से ऐसे बात कर रही है कि मानो उसे निर्देश वही देती है। हाँ मैडम, आपके भैया और आपके हस्बैंड का फोन आया था मेरे पास। मैं इसमें आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा, आप लोगों के साथ पूरा इंसाफ होगा। और जब भैया का फोन आ गया है तो फिर चिंता की बात ही नहीं है, आप तो चाय पीजिए। डीएसपी जवाब देता है। वो अपने सामने टेबल पर रखी चाय की चुस्की लेती है और कहती है, वैसे आप तो जानते ही होंगे कि वो वही फेमस सिंगर राहुल है जो कि अभी बहुत चल रहा है, इसीलिए हो सकता है कि आप पर और भी प्रेशर आए। अरे दीदी, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा ऐसा,
अगर हम आप लोगों के खिलाफ जाएंगे तो हमें यहाँ चुरू में रहना है या नहीं। तभी अचानक टेबल पर रखा फोन बजने लगता है। डीएसपी राजवीर की माँ को बोलता है, एक्सक्यूज मी दीदी, मुझे ये कॉल अटेंड करना पड़ेगा। फिर उसने फोन उठाया और फोन पर बोलता है, हेलो, हाँ बोलो। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ एक घबराई हुई आवाज आती है, हेलो सर, मैं बड़े थाने से कांस्टेबल बोल रहा हूँ सर। थाने के गेट के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है और सिंगर राहुल की गिरफ्तारी के बारे में डिटेल्स लेनी है। पत्रकार कितने हैं? डीएसपी चौंकते हुए बोलता है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। उसके बाद आवाज आती है, सर यहाँ पर 26 लोग हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं। डीएसपी के चेहरे का नक्शा बदल गया है। वो थोड़ा घबरा गया था। उसने नहीं सोचा था कि राहुल की गिरफ्तारी की खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी और इतने सारे पत्रकार आ जाएंगे। तुम्हारे पास कितने लोग हैं? डीएसपी कांस्टेबल से पूछता है। सर आज बहुत से लोग बाहर हैं, हमारी टीम में केवल 20 लोग ही ड्यूटी पर हैं। वो कांस्टेबल जवाब देता है। हाँ तो तुम उन सभी 20 लोगों को गेट पर निगरानी रखने के लिए अरेंज करो। मेरी परमिशन के बिना किसी को भी अंदर मत जाने देना। डीएसपी ने ऑर्डर दिया। जी सर, ये मैं अभी करता हूँ। कांस्टेबल जवाब देकर फोन काट देता है। डीएसपी के घबराए हुए चेहरे को देखकर राजवीर की माँ पूछती है, क्या हुआ, क्या बात है? अगर आपको कोई काम है तो आप कीजिए, मेरी टेंशन मत लीजिए। डीएसपी बस उसे स्माइल देकर चुप हो जाता है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। सुबह के 11:30 बजे बड़े थाने के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ इकट्ठा हो गई है और उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी है। मीडिया के सभी पत्रकारों ने अपने अपने कैमरास को ऑन कर लिया और माइक्रोफोन को लेकर बोलना स्टार्ट कर दिया। प्यारे दर्शकों, मैं अभी चुरू के बड़े थाने के ठीक बाहर खड़ा हूँ। बताया जा रहा है कि फेमस सिंगर और लेखक राहुल को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि राहुल की झड़प किसी ऐसे इंसान से हुई है जो कि यहाँ पर अपना रसूख रखता है और इसी वजह से राहुल को यहाँ पर लाया गया है। वहीं दूसरा चैनल वाला टीवी पर कह रहा है, दोस्तों आज सुबह फेमस सिंगर और लेखक राहुल को उनके होम टाउन चुरू के बड़े थाने में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अभी अभी जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें यानी कि मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया है और अंदर जाने से ये कहकर मना कर दिया गया है कि थाने में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। आप सभी को हम पल पल की खबर देते रहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। सभी रिपोर्टर्स रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे और अपने अपने हॉटस्पॉट स्टार्ट कर कैमरा से वाईफाई कनेक्ट करके लाइव टेलीकास्ट दे रहे थे। रिपोर्टर्स इस न्यूज में नमक मिर्च लगाकर तरह तरह से बताने लगे। सभी रिपोर्टर्स इस खबर को अपने अपने तरीके से पेश कर रहे थे। एक चैनल ने तो राहुल की खबर चलाते हुए शो का नाम भी कुछ अजीब ही रख दिया था, राहुल गए घर और हो गई झड़प। किसी एक चैनल ने लिखा, क्यों अपने ही घर में ससुराल गए राहुल। हर टीवी चैनल पर बस राहुल की खबर आ रही थी। थाने के बाहर से ही लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। ये खबर सुनकर तो लोगों का पूरा ध्यान ही राहुल की न्यूज पर जाने लगा और लोगों की भीड़ पान की दुकानों पर टीवी के सामने जमा होने लगी। वहां खड़े लोग आपस में ही बात कर रहे थे, ऐसे कैसे कोई एक स्टार को अचानक से गिरफ्तार कर सकता है। वहीं एक दूसरे आदमी ने टीवी देखते देखते कहा, अरे ये स्टार्स की दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, ये सब साले ऐसे ही होते हैं, नालायक। तीसरा इस बात पर भड़क जाता है, अरे चुप रहो जी, बाकियों का होगा ऐसा पर राहुल ऐसा नहीं है, इसीलिए आप उसके लिए जो कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलो। उसके ऐसे बोलते ही दूसरे वाला भड़क जाता है, ओ भाई तू होगा उसका फैन, मैं कोई फैन नहीं हूँ उसका, बोलने से पहले सोच ले किससे बात कर रहा है। क्यों, तू कहीं का तुर्रम खाया क्या? वो भी चुप नहीं रहता है। ये सुनते ही दूसरा भड़क जाता है और वो दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। अबे रुक, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये बोलते बोलते वो तीसरे पर हाथ उठाने लग जाता है। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहां खड़े लोग उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो राहुल की खबर से नजर नहीं हटा पाते हैं। क्या ये न्यूज फैलने का फायदा राहुल को मिलेगा या मामला और बिगड़ जाएगा? राहुल यहाँ से कब छूटेगा? क्या सोना राहुल से मिलने आने वाली है? इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लगभग 20 पुलिस कांस्टेबल्स अपने हाथ में लाठी लिए एक साथ दौड़ते हुए थाने के गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। वहां आकर वो देखते हैं कि उन बैरिकेड्स के एक तरफ पुलिस खड़ी है तो दूसरी तरफ बहुत सारे पत्रकार हैं। वो लगभग 20-30 पत्रकारों से घिरे हुए हैं। आज से पहले कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ देखा है तो वो तब जब या तो कोई हाई प्रोफाइल केस उनके पास आया है या कोई नेता उनके यहाँ आया है, पर अभी अंदर ऐसा कौन आया है ये कोई नहीं जानता है। वो सारे कांस्टेबल्स इन सब के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक सफेद रंग की बड़ी सी गाड़ी पहुंचती है। वो गेट तक पहुंचती है और सामने रिपोर्टर्स को देखकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। हॉर्न की आवाज सुनते ही सारे पत्रकार धीरे धीरे रास्ते से हट जाते हैं। वो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़कर बैरिकेड तक पहुंच जाती है।
और वहां पर रुक जाती है। तभी एक कांस्टेबल बैरिकेड्स क्रॉस करके उस गाड़ी के पास आता है। उस गाड़ी के चारों शीशे काले थे। तभी पीछे वाला एक शीशा धीरे धीरे नीचे उतरता है। वो कांस्टेबल देखता है तो उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई देता है। ये बैरिकेड्स हटाओ, मैं हूं बीपी सिंह। भारी आवाज और अथॉरिटी वाली आवाज में वो अपना नाम बताता है। कांस्टेबल उसे नाम से भी नहीं पहचान पाता कि तभी एक कांस्टेबल उसे देखकर भाग कर आता है और उसे सैल्यूट मारकर कहता है, आईजी साहब। ये सुनते ही उस कांस्टेबल को भी याद आता है कि अभी पिछले साल जब उसकी भर्ती हुई थी तब यही आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उन कांस्टेबल्स ने सैल्यूट मारते हुए इतनी जोर से आईजी साहब बोला था कि उसकी आवाज से सभी रिपोर्टर्स ने सुन लिया था कि हाँ, आईजी भी आ गया है। अरे उस गाड़ी में देखो, आईजी साहब आए हैं, जाओ जल्दी जाओ। सारे पत्रकारों में खलबली मच जाती है। सारे पत्रकार धीरे धीरे उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं। आईजी सर, क्या आप यहाँ सिंगर राहुल की गिरफ्तारी के सिलसिले में आए हैं? दूसरा पूछता है, सर इसमें पुलिस के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने किसी के प्रभाव में गिरफ्तार किया है। बीपी सिंह किसी को भी कोई जवाब नहीं देता, वो बस सामने देखता रहता है। वहीं कांस्टेबल्स बैरिकेड्स हटाते हैं और कार को अंदर लेने के लिए जगह बनाते हैं। साथ ही साथ उन रिपोर्टर्स का रास्ता भी रोकते हैं। बैरिकेड्स हटते ही वो कार सीधे अंदर चली जाती है। वो गाड़ी सीधे पार्किंग में जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे वाली सीट से बीपी सिंह नीचे उतरता है। वहां दरवाजे से एक कांस्टेबल दौड़ कर जाता है और उसे सैल्यूट करके उसकी गाड़ी से उसका सामान निकाल के उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वो सीधे चलकर थाने में जाता है। सारे कांस्टेबल सोच में हैं कि आखिर आज आईजी यहाँ इस थाने में क्यों आए हैं। दरअसल एक छोटे शहर के एक थाने में इस तरह से आईजी कभी नहीं आता। अगर आईजी ऐसी जगह जाता भी है तो थाने वालों को पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है कि आईजी आने वाला है। लेकिन आज पहली बार आईजी ऐसे अचानक से इस थाने में आया है। तभी कांस्टेबल अपना वॉकी टॉकी निकालता है और अंदर बोलता है, आईजी साहब आए हैं, आईजी साहब आए हैं। क्या बात कर रहे हो? तभी दूसरी तरफ से एक हैरानी भरी आवाज आई, हाँ वो अंदर ही आ रहे हैं। बीपी सिंह अंदर जाते ही चारों तरफ देखते हैं। फिर वो उनके साथ बाहर से आए हुए कांस्टेबल से कहते हैं, चलो मुझे इंक्वायरी रूम में ले चलो। कांस्टेबल समझ जाता है कि वो इंक्वायरी रूम में क्यों जाना चाहता है, लेकिन इसे पता होता है कि उस लड़के को सीनियर इंक्वायरी रूम में नहीं बल्कि इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया है। वो पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर बीपी सिंह अपनी भारी आवाज में उसे डांटता है, क्या हुआ, सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो इंक्वायरी रूम में ले चलो। जी सर चलिए। वो एकदम घबरा जाता है और उसे इंक्वायरी रूम की तरफ ले जाने लगता है। इंक्वायरी रूम थाने के सबसे कोने में होता है। वो रूम कोई छोटा सा कमरा नहीं होता बल्कि एक बड़ा सा हॉल होता है। उसमें टेबल चेयर के अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कंप्यूटर और ऑफिस इक्विपमेंट्स। वहां पर कुछ पुलिस वाले भी बैठे रहते हैं। बीपी सिंह वहां पहुंचकर पूरे रूम में देखता है पर उसे कोई भी अपराधी दिखाई नहीं देता है। उसे देखते ही वहां बैठे पुलिस वाले एकदम से खड़े हो जाते हैं और उसे सैल्यूट करते हैं। हाँ भाई, क्या चल रहा है? मैंने तो सुना था कि तुम किसी को लेकर आए हो। सारे न्यूज चैनल्स पर तुम सब छाए हुए हो, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। बीपी सिंह ने अपनी भारी आवाज में सख्ती से उन सब पुलिस वालों से पूछा। सर वो एक लड़के को लाए हैं और उसे इंटेरोगेशन रूम में रखा गया है। सीनियर सर ने उसे वहीं ले जाने का फैसला किया था। उन 4-5 पुलिस वालों में से एक जवाब देता है, दरअसल आज सुबह ही राहुल के दादाजी ने अपने पुराने दोस्त बीपी सिंह को कॉल करके राहुल के बारे में बताया था। इसी वजह से वो यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, ये कौन सा नया सिस्टम चलाया तुम लोगों ने कि तुम लोग सस्पेक्ट को सीधे वहां इंटेरोगेशन रूम में ले जाओ? तुम्हें ये किसने हक दिया कि तुम खुद से फैसला ले लो? उसे तो यहाँ होना चाहिए था ना। बीपी सिंह उन्हें बुरी तरह से डांटता है। वो सब अपने हाथ पीछे करके और मुंह नीचे करके खड़े हो जाते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है, सर वो डीआईजी साहब का आदेश था। अच्छा, अगर वो बोलेंगे तो क्या तुम गलत काम करने लग जाओगे? पता भी है तुमको तुम किसको पकड़ कर लाए हो? बीपी सिंह अपनी आवाज बढ़ा लेते हैं। कोई कुछ जवाब नहीं देता तो वो समझ जाता है कि इन्हें अभी तक पता भी नहीं है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। लेकिन तभी एक बहुत ही जूनियर 28-29 साल का पुलिस वाला आगे आता है और बोलता है, सर मुझे पता है कि वो लड़का कौन है। इसका नाम है जयपाल सिंह। आईजी इसे पहले से जानता है। वो राहुल है, वो फेमस सिंगर और लेखक, और वो अभी इंटेरोगेशन रूम में है। कहाँ इंटेरोगेशन रूम? मुझे वहां ले चलो। बीपी सिंह अपने दांत पीसते हुए उससे बोलता है। जयपाल सिंह उसे रास्ता दिखाता है और उसे लेकर जाने लगता है। दरअसल अभी नया नया होने की वजह से जयपाल को भी बुरा लग रहा था कि राहुल के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा था। फाइनली अब कोई आया है जो शायद उसके साथ हो रहे गलत व्यवहार को रोक सकेगा।
जयपाल बीपी सिंह को लेकर साइड के इंटेरोगेशन रूम में जाता है। उस कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उन्हें अंदर से सीनियर की आवाज आने लगती है। राहुल, मैं अभी भी कह रहा हूं कि तुम अभी के अभी इस बयान पर साइन करो, नहीं तो ये इंजेक्शन तुम्हारी बॉडी में घुसा दिया जाएगा और इसका नुकसान तुम झेल नहीं पाओगे। हालांकि पुलिस को लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा केवल ईमानदार पुलिस वाले ही करते हैं। पावर का गलत इस्तेमाल कौन नहीं करता है। बाहर से सुनकर बीपी सिंह का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि वो जानते थे कि राहुल शेखावत परिवार का लड़का है और अगर ऐसा कोई भी इलीगल काम होगा तो विशंबर सिंह शेखावत पूरे के पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं। उनकी इस राज्य में इतनी पकड़ है। जयपाल सिंह बाहर खड़ा खड़ा बीपी सिंह को देखता रहता है। उसकी शक्ल देखकर वो समझ जाता है कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। बीपी सिंह गुस्से से भरा रहता है और जयपाल को बोलता है, खोलो इस दरवाजे को। ये सुनते ही जयपाल थोड़ा सा पीछे जाता है और जोर से दरवाजे पर लात मारता है और दरवाजा खुल जाता है। जयपाल ने पूरे दम के साथ दरवाजे पर लात मारी थी, इसीलिए एक ही बार में दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर देखा जा सकता था कि कमरे के क्या हालात हैं। वहां से साफ साफ दिख रहा था कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो चुका था। टेबल टूटी हुई थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स टूटे पड़े थे और पूरा सामान बिखरा पड़ा था। राहुल एक लोहे की कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था। 5 पुलिस वाले राहुल को घेर कर खड़े हुए थे। 2 ने राहुल के हाथ को पकड़ रखा था, एक पीछे से उसका सर दबाए हुए था, एक ने दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था और सीनियर पुलिस वाला उसके ठीक सामने खड़ा होकर हाथ में इंजेक्शन लेकर उसे चमका रहा था। इन सबसे दूर दूसरी तरफ राजवीर अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर ये सब देख रहा था। उन पुलिस वालों को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि जरूर इस कमरे में राहुल और उनकी झड़प हुई है। साइन करता है या तुझे इंजेक्शन लगाऊं? सीनियर पुलिस वाला जोर से चिल्ला रहा है। ये सब देखकर बीपी सिंह का दिमाग खराब हो जाता है। वो वहीं खड़े खड़े जोर से चिल्लाता है, ये सब क्या चल रहा है? बंद करो ये सब। इतनी जोर की आवाज सुनकर सारे पुलिस वाले चौंक जाते हैं। वो सब एक साथ पलट कर देखते हैं। बीपी सिंह कमरे के अंदर जाते हैं। उन्हें देखकर सारे पुलिस वाले एकदम से घबरा जाते हैं। उनके पसीने तो राहुल ने छुड़वा दिए थे, पर अब उनकी घबराहट और बढ़ जाती है। बीपी सिंह को देखकर सीनियर पुलिस वाले के हाथ से इंजेक्शन गिर जाता है। बीपी सिंह अभी भी चिल्ला रहे हैं, शर्म है तुम्हें? तुम तो सीनियर हो और ये सब क्या चल रहा है? वो घूमकर राजवीर को देखते हैं, ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सीनियर पुलिस वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उनकी इतने साल की नौकरी में उसने बहुत कुछ देखा है, लेकिन कोई भी इतना बड़ा कांड नहीं हुआ है कि बात उस पर आई हो। लेकिन ये पहली बार था जिसमें वो गलत करता हुआ पकड़ा गया है, और वो भी एकदम सामने। बीपी सिंह सर, आप यहाँ? सीनियर पुलिस वाला बोलते बोलते घबराने लगता है। बाकी पुलिस वाले भी एकदम से राहुल को छोड़कर पीछे हट गए थे। क्या ये? इस इंजेक्शन में क्या है? नीचे गिरे इंजेक्शन को देखकर बीपी सिंह सीनियर पुलिस वाले से पूछते हैं। सीनियर पुलिस वाला इतने सालों से बेदाग नौकरी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी गड़बड़ नहीं की थी, पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उसके सीनियर्स के सामने उसकी करतूत आ जाए। उसे बहुत उम्मीद थी कि इस बार उसका प्रमोशन पक्का है, लेकिन अभी बीपी सिंह को सामने देखकर उसकी उम्मीद मर गई थी। सर, ये तो नकली इंजेक्शन है, इसमें कुछ नहीं है। ये तो बस हमें से धमका रहे थे ताकि ये कबूल कर ले। बीपी सिंह कुछ नहीं बोलते हैं। वो बस गुस्से भरी आंखों से उन्हें घूरते रहते हैं। उसे ऐसे देखकर सीनियर पुलिस वाला फिर खुद से ही बोलने लगता है, सर आप देखिए, इसने पुलिस वालों पर हमला किया है, यहाँ तक कि मुझे भी मारा है। आप बताएं फिर हम क्या ही करते? हमें सेल्फ डिफेंस में ये सब करना ही पड़ा। बीपी सिंह ने पूछा, इसने पुलिस वालों को मारा? तो मुझे ये बताओ कि सामने कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा है, इसके हाथ पैर मुंह सब बंधे हैं, तो फिर ये पुलिस वालों पर अटैक कैसे कर सकता है? बीपी सिंह एक बार वापस कमरे में नजर दौड़ाते हैं। ये रबर का हथौड़ा, ये किताब और ये स्टन गन, ये यहाँ पर क्यों है? ये कौन सा नॉर्मल तरीका है? और ये आदमी कौन है? क्या ये कोई पुलिस वाला है या कोई बड़ा अफसर है? ये यहाँ पर क्यों है? बीपी सिंह ने एक साथ ढेर सारे सवाल कर डाले। सीनियर पुलिस वाले के हाथ सूख गए थे और डर के मारे वो कांप रहा था। सर, ये सब तो बस ऐसे ही इसे चमकाने के लिए था। वो सफाई देने लगता है। तभी बीपी सिंह के पीछे खड़ा जयपाल बोलता है, सर यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, अगर आप कहें तो हम नीचे चलकर इसका फुटेज भी देख सकते हैं। जयपाल इसी के साथ कैमरे की तरफ इशारा करता है। बीपी सिंह कैमरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, वो फुटेज यहीं लाओ और मुझे यहीं दिखाओ इन सबके सामने। तभी सीनियर पुलिस वाला थोड़ा सा आगे आता है और धीरे से कहता है, सर पर वो यहाँ का कैमरा बंद है, काम नहीं कर रहा है।
वो दरअसल ठीक भी नहीं करवाया, क्योंकि अगर वो बंद होता है तो ऐसे में पूछताछ करना आसान हो जाता है। थाने के दरवाजे को अभी भी बहुत से रिपोर्टर्स ने घेर रखा है। तभी दरवाजे पर एक सायरन लगी हुई एक कार आती है। सायरन बजाते हुए वो बैरिकेड्स तक जाती है। वहां मौजूद कांस्टेबल्स जान जाते हैं कि ये किसी नेता की गाड़ी है, इसीलिए वो उस गाड़ी को रोकते नहीं हैं और सीधे बैरिकेड्स हटाकर उसे अंदर जाने देते हैं। तभी उस कार के पीछे एक और कार आती है। कांस्टेबल्स इसे भी देखकर समझ जाते हैं कि ये भी किसी वीआईपी की गाड़ी है, इसीलिए उन्हें उसे रोकने की भी हिम्मत नहीं होती है। वो गाड़ी भी सीधे अंदर चली जाती है। थाने की पार्किंग में पहुंचते ही उस गाड़ी से धीरे धीरे करके लोग उतरने लगते हैं। एक गाड़ी में से मनीष रावत नीचे उतरते हैं और एक गाड़ी से एकलव्य सिंह, जो कि चुरू के अच्छे राजनेता हैं। एकलव्य सिंह मनीष रावत को देखते ही बोलते हैं, अरे मनीष जी, आप यहाँ कैसे? मनीष एकलव्य को देखकर हाथ जोड़ते हैं, बस यूं ही आया था, एक दोस्त की कंपनी के एक आर्टिस्ट को यहाँ पर गिरफ्तार करके लाया गया है। इतने में वो एकलव्य की गाड़ी से सोना, रीना और स्वाति को नीचे उतरते हुए देखता है। अच्छा, आप यहाँ कैसे? मनीष रावत एकलव्य से पूछते हैं। कुछ नहीं, पुलिस और मेरे दोस्त के बेटे के बीच कुछ कंफ्यूजन हो गया था, तो सोचा कि बात करके उसे दूर करने की कोशिश करूं। साथ ही उसके परिवार को भी लाया हूं, ये भी उससे मिल लेंगे। वो सब मनीष रावत को देखकर हाथ जोड़ते हैं। मनीष रावत भी उन्हें देखकर हाथ जोड़ते हैं। तो क्या राहुल अब बच जाएगा? और सीनियर पुलिस वाले का क्या होगा? राहुल की तरफ से तो इतने सारे लोग आ गए, लेकिन राजवीर का क्या उसका भी कोई साथ देगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उन बच्चों को वहां देखते ही अचानक से मनीष रावत को कुछ याद आया। उन्होंने कुछ सोचते हुए एकलव्य सिंह की तरफ देखा और बोला, एकलव्य जी, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो? जी, शेखावत, विशंबर शेखावत का बेटा, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर। एकलव्य सिंह ने जवाब दिया। मनीष रावत एक समय के लिए चौंक गया और उसके चेहरे पर वो साफ दिख रहा था। शायद बाहरी लोग बस यही जानते हैं कि विशंबर शेखावत और उनका परिवार एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स का परिवार है, जो अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं और साथ ही लोगों का भला करना उन सबको बहुत पसंद है। उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ही जल्दी ठीक भी किया है। लेकिन हाई लेवल ऑफिशियल्स जितने भी हैं, वो सभी ये भी जानते हैं कि विशंबर सिंह का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा डरावना है। इन सभी बातों में मनीष रावत के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि राहुल शेखावत खानदान का ही वारिस है और वो आयुर्वेद के मास्टर का पोता है। मेडिसिन से लेकर सिंगिंग तक, सिंगिंग से लेकर लिखने तक राहुल ने काफी लंबी छलांग मारी है। मनीष रावत कुछ कहने ही वाला था कि तब तक उसकी नजर एक कार पर पड़ी, जो कि गेट की तरफ से आ रही थी। जैसे ही कार नजदीक आई और मनीष की नजर कार के लाइसेंस प्लेट पर पड़ी, तो वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। आज ऐसा लगता है कि सारे पुराने दोस्तों का गेट टुगेदर है। मनीष ने लाइसेंस प्लेट की तरफ देखा और बोला, क्या ये जीतू है? आने दो, इसे भी आने दो। एक झटकेदार ब्रेक के साथ कार पार्किंग स्पेस में रुकी। दो लोगों को पार्किंग में खड़ा देख जीतू राठौड़, जो कि अभी अभी अपनी कार से निकला था, वो एक सेकंड के लिए रुकता है और बोलता है, क्या बात है मनीष रावत जी और एकलव्य जी यहाँ? जीतू, क्या आप भी यहाँ राहुल के लिए आए हैं? मनीष रावत हंसते हुए पूछता है। क्या बात कर रहे हो, तुम भी? जीतू चौंक गया। चलो चलते हैं, यहाँ पर खड़े रहने से अच्छा है चलते चलते बातें करते हैं। मनीष रावत जीतू को अंदर लेकर जाते हैं। उसी समय इंटेरोगेशन रूम में, मिस्टर बीपी सिंह सर, सीनियर और दूसरे सभी पुलिस वालों को राहुल नहीं मारा है। मैं इस चीज के लिए टेस्टिफाई कर सकता हूँ। राजवीर नई जनरेशन का एक अमीर आदमी है। उसको पता है कि उसके मामा एक बहुत बड़े नेता हैं, इसीलिए उसने बेधड़क ये बात बोली। और वो भी बेवकूफ नहीं है, वो जानता है कि उसे किसकी साइड लेनी है। और जब उसके अपने मामा ही इतने बड़े नेता हैं, तो फिर डरने की क्या ही बात है। इसीलिए उसके पास ताकत है यहाँ पर सबसे बड़ा आदमी होने की। बीपी सिंह उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। तुम उसके लिए टेस्टिफाई करोगे? अबे तुम हो कौन? तुमसे टेस्टिमनी कौन चाहता है? मैंने तुमसे कुछ पूछा? सर, मैं भी एक विक्टिम हूँ। अपने आप को साबित करने के लिए राजवीर ने अपने लिए और बड़ी कब्र खोद दी। मेरे मामा पॉलिटिक्स में है। उसने कोशिश की कि वो उसे ये बताकर चमका दे। बीपी सिंह की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो फिर से राजवीर की तरफ देखता है और बोलता है, तो तुमको क्या लगता है कि तुम इंटेरोगेशन रूम में कभी भी आ जा सकते हो क्योंकि तुम एक विक्टिम हो, या फिर तुम्हारे मामा एक पावरफुल इंसान है? ये बोलकर बीपी सिंह सभी पुलिस वालों की तरफ देखता है और कहता है, सीनियर, ये मैटर दूसरों को संभालने दो और इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने का वेट करो। इन्वेस्टिगेशन को लेकर तुम्हारा ये एटीट्यूड है। बीपी सिंह उन सबके ऐसे बर्ताव से बहुत ही निराश था।
देखो, मैं तुम सभी को सस्पेंड करता हूं। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है कि तुम क्या हो और तुम्हारी असलियत क्या है। इसीलिए अभी के अभी मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। गेट लॉस्ट। बीपी सिंह की ये बातें सुनकर सीनियर और वहां मौजूद सभी पुलिस वाले एकदम से चौंक चुके थे। सबने ये नहीं सोचा था कि ये सब यहां तक पहुंच जाएगा और तकलीफ इतनी बढ़ जाएगी। वो सारे के सारे खड़े ही खड़े बेहोश जैसे होने लगे थे। वो चाहते थे कि एक बार बीपी सिंह से कुछ बोला जाए, लेकिन उसने जैसे बोला था तो आगे कुछ और बोलने की किसी की भी हिम्मत ही नहीं हुई। बीपी सिंह अब उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो सीधे खड़ा हुआ और राहुल के पास गया और उसको खोलकर चेयर से उठाया और माफी भरे स्वर में बोला, राहुल, मैं बीपी सिंह हूँ, यहाँ का आईजी। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं बहुत लेट हूँ। हमारा पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रिक्टली सुपरवाइज नहीं होता है कि ऐसे बेकार लोग सामने निकल कर आ पाए। तुम कैसे हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? राहुल वैसे तो बहुत गुस्सा था, लेकिन इतनी देर से बंधे होने के कारण और पुलिस वालों की पिटाई के कारण वो बुरी तरह से थक चुका है। इसीलिए वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो खड़ा होता है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और फिर बीपी सिंह से कहता है, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। मुझे बचाने के लिए थैंक यू बीपी सिंह सर। बीपी सिंह की बात सुनने के बाद बाकी सारे पुलिस वालों को यह समझ में आ गया था कि आईजी बीपी सिंह यहाँ पर राहुल की वजह से ही आया था। ये यहाँ पर कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आया था। वो सारे ही पुलिस वाले अपनी नौकरी जाने का दुख मना रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सीनियर पुलिस वाला जो इतने सालों तक बेदाग रहा था, आज जब उसके प्रमोशन के चांसेस थे तब वो सस्पेंड होकर बैठ गया था। वैसे मैं अब तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने इन सारे घाव के लिए यहाँ से सीधे हॉस्पिटल चले जाओ। ओ सॉरी, ये काम तो तुम अपनी फैमिली से भी करवा सकते हो। हालांकि ये सब बोलते हुए अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था कि कहीं राहुल के दादाजी उसकी भी कंप्लेंट ना कर दें। इसीलिए वो उसके सामने फैमिली का बोलते बोलते रुक जाता है और बात को पलटते हुए बोलता है, राहुल, अब तुम बिल्कुल घबराओ मत। हम इस मैटर को बिना किसी पार्शियलिटी के हैंडल करेंगे, पर हमें अब तुम्हारे कोऑपरेशन की भी जरूरत होगी। तुम्हारे साथ ये जयपाल है, तुम इसे हर बात का ब्यौरा दे सकते हो। बीपी सिंह सीधे राहुल को जयपाल के हवाले कर देता है। जी आईजी सर, आप चिंता मत करिए, मैं जयपाल जी को वो सब बताऊंगा जो मैं बता सकता हूँ। राहुल को यह समझ आ गया था कि बीपी सिंह को उसके परिवार ने भेजा है, इसीलिए वो उस पर भरोसा करने लगा था। वहीं पूरे थाने में बाकी पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे। पूरा थाना पुलिस ऑफिसर्स के एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। अरे, तुम्हें पता चला कि आज सीनियर ने जिसको पकड़ा है वो राहुल है, एक बोलता है। तभी दूसरा पूछ बैठता है, क्या ये वही पॉपुलर सिंगर है जो कि राइटर भी है, राहुल? पहला उसका ये सवाल सुनकर चौंक जाता है। अरे, तुम्हें नहीं पता क्या? अभी किसी भी न्यूज चैनल को देखोगे तो यही सब चलता हुआ दिखेगा। हमारा ही थाना दिखा रहे हैं उस पर। ये सुनते ही सभी पुलिस वालों ने अपने अपने मोबाइल फोन निकाले और फिर लाइव टीवी पर सबके सब अपने थाने की ही न्यूज देखने लगे। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तभी एकदम से एक आवाज पीछे से सुनाई दी और ये आवाज डीआईजी की थी। अब वो भी यहाँ पर आ चुके थे। अरे, ये तो डीआईजी साहब हैं। चलो चलो, जल्दी जल्दी सब अपने अपने काम पर निकलो। जैसे ही पुलिस वालों ने देखा कि डीआईजी आए हुए हैं, सारे पुलिस ऑफिसर्स अपने काम की तरफ भागने लगे। जल्द ही पूरा कॉरिडोर खाली हो गया था। जैसे ही डीआईजी इंटेरोगेशन रूम के बाहर पहुंचा, उसने झांक कर अंदर देखा। वो भी इंटेरोगेशन रूम में अंदर जो कुछ भी हुआ था वो सब देखकर चौंक गया था। ये सब क्या हुआ और ये सब किसने किया? ऑफिस का ये कमरा ऐसा लगने लगा था कि मानो किसी क्रिमिनल का अड्डा हो। उसने वहां खड़े सारे पुलिस वालों को भी देखा। उनके चेहरे उतरे हुए थे। वो सब नीचे जमीन पर देख रहे थे। राजवीर ने जैसे ही डीआईजी को दरवाजे से अंदर आते हुए देखा, उसने चिल्लाकर उसे आवाज दी, डीआईजी अंकल, जल्दी करो, अपना फोन निकालो और मेरे मामा जी को कॉल करो। जैसे उसने कोई फरिश्ता देख लिया हो। ये सुनने के बाद डीआईजी का चेहरा एकदम जम गया था, लेकिन तभी उसने सामने खड़े बीपी सिंह को देख लिया। उसने राजवीर की बात को इग्नोर किया और बीपी सिंह को आता देख उसकी तरफ भागा और सैल्यूट मारते हुए बोला, हेलो सर, कैसे हैं आप? डीआईजी साहब, जरा इधर आइए। बीपी सिंह ने बिना वक्त जाया किए हुए बोला, डीआईजी साहब, मुझे एक रिपोर्ट मिली है जिसमें मेंशन है कि आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है और एक ट्रैफिक एक्सीडेंट को इस तरह से मोड़ा है कि उस क्राइम में इनोसेंट सिटीजन को फ्रेम कर दिया गया है। ये सुनते ही डीआईजी के चेहरे से पसीने छूटने लग गए। उसे पता था कि ये सारी बातें सच हैं, पर उसने खुद को बचाने के लिए कहा, सब झूठ है, पूरा झूठ। अपने आप को बचाने के लिए वो बोलता है, आईजी साहब, मैं डीआईजी हूँ, एक ईमानदार पुलिस वाला। आपको कैसे लग सकता है कि मैं नियम कायदों को तोड़ सकता हूँ? मैं ये सब नहीं कर सकता। बीपी सिंह ये सुनकर सीनियर पुलिस वाले की तरफ देखता है और बोलता है, ओह, ऐसी बात है,
क्यों, ये क्या बोल रहे हैं? अब ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि सारे ऑर्डर्स तुम्हें डीआईजी साहब तो देते नहीं है। इस बात पर क्या कहना है तुम्हारा? सीनियर पुलिस वाले की नजर एकदम से डीआईजी की तरफ जाती है, जो कि उसी को घूर रहा होता है। सीनियर पुलिस वाला थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, सर ये बात सच है कि राहुल को पकड़ने के लिए हमें ऑर्डर डीआईजी साहब ने दिया था, उन्होंने ये सब किया है। आखिरकार जैसे तैसे हिम्मत करके सीनियर ने आईजी को सब कुछ सच सच बता ही दिया। डीआईजी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, तुम एकदम झूठ बोल रहे हो, इन सब के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो और तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तुम कैसे बोल सकते हो कि ये ऑर्डर मैंने तुम्हें दिया था? सीनियर सच बोलने के लिए तैयार था और उसने कहा, आईजी साहब मेरे फोन में सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं, तो आप मेरा फोन ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं कि कैसे डीआईजी साहब ने मुझे ये सब करने के आदेश दिए थे। डीआईजी बीपी सिंह की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। डीआईजी अपना चेहरा टाइट करके बोलता है, अगर इस मामले में मेरी कोई भी गलती निकले तो आप सीधे कमेटी बिठाकर मुझे सस्पेंड कर सकते हैं और मेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं। बीपी सिंह अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं खुद तुम्हें सस्पेंड नहीं कर सकता, जो एक कमेटी बिठाऊं? मेरा वो मतलब नहीं था। डीआईजी घबराकर बीपी सिंह से बोलता है। इससे पहले कि बीपी सिंह कुछ और बोलता तब तक उसको पीछे से एक आवाज आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष रावत, ऑपोजिशन पार्टी लीडर जीतू राठौड़ और प्रेजेंट लीडिंग पार्टी लीडर एकलव्य सिंह एक साथ चलते हुए आ रहे थे। पापा! सोना जो कि उनके साथ आई थी, जोर से राहुल का नाम चिल्लाती है और राहुल भी उसे देखकर उसका नाम चिल्लाता है। राहुल को देखकर सोना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वहीं रीना और स्वाति के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। मिली आज यहाँ नहीं आई थी क्योंकि वो राहुल की माँ के पास घर पर ही रुक गई थी और वैसे भी वो जानती थी कि राहुल हर मुसीबत से निकल ही जाता है। उन सभी घर वालों को देखकर राहुल के चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो दौड़कर उनके पास गया और बोला, फाइनली अब मैं घर आ पाऊंगा। घर वाले ये सुनने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे और राहुल को प्यार भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन तभी अचानक से रीना राहुल को वहीं के वहीं जोर जोर से चिल्लाकर डांटने लगी, राहुल तुम कितने बुरे हो, तुमसे एक बार भी घर नहीं आया गया। पिछले 4 सालों में तुमसे एक बार भी नहीं हुआ कि तुम पीछे आकर देखो कि तुम्हारे घर का क्या हाल है। तुम्हें पता भी है कि हम तुम्हें कितना याद कर रहे थे। राहुल के पास हिम्मत नहीं थी कि वो इस चीज का जवाब दे सके। वो बस चुप था, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तो आप सब मुझसे नाराज हो? वो सभी उदासी महसूस कर रहे थे, पर वो खुश भी थे। ये सब होने के बाद मनीष रावत एकदम से आगे आता है और आईजी बीपी सिंह से बोलता है, सिंह साहब हम चाहते हैं कि ये जितने भी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सबकी छुट्टी की जाए और ये सीनियर को तो जेल भेज दिया जाए। तभी बीपी सिंह कहता है, जी मैं यहाँ पर बहुत देर से था और मैंने सब कुछ पहले ही कर लिया है, आप सब चिंता ना करें, मैं सब देख लूंगा। क्या राहुल अब घर जा पाएगा? क्या इन्वेस्टिगेशन में कोई नया मोड़ आएगा? क्या राहुल को जस्टिस मिलेगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। फाइनली राहुल को उस कमरे से बाहर लेकर जाया जाता है। रास्ते में जाते वक्त हर कोई एक दूसरे से बातें कर रहा था। राहुल और उसके साथ वहां मौजूद हर पॉलिटिशियन एक दूसरे को पहले से जानते थे। मनीष रावत ने राहुल की पीठ थपथपाते हुए कहा, राहुल मैंने सुना है कि इस बार तुम एक टीवी शो की शूटिंग करने के लिए भी वापस यहाँ पर आए हो। अगर शूटिंग में कोई भी दिक्कत होगी तो तुम तुरंत मेरे पास आना, हिचकिचाना मत। अगर तुमने कानून का ध्यान रखा तो मैं तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। थैंक यू सर, राहुल ने जवाब दिया। कुछ दिनों पहले राहुल के शो की शूटिंग साइट और रियल स्टेट कंपनी के बीच कुछ अनबन हो गई थी। उस वक्त भी मनीष रावत ने बात करके शूटिंग में हेल्प करने का वादा किया था। जीतू राठौड़ ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, राहुल मेरे पापा ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं तुम्हें तुरंत इस परेशानी से बाहर निकालूं। क्या तुम प्लीज एक बार मेरे पापा को कॉल करके बता दोगे कि अब सब ठीक है? आपके पापा को? राहुल ने जीतू राठौड़ को देखकर कुछ देर सोचा और फिर उसे ध्यान आया कि शायद जीतू के पापा को वो जानता है क्योंकि वो उसके परिवार से जुड़ा हुआ है। राहुल ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या आपके पापा का नाम राजीव जी है? फिर जीतू राठौड़ उसे कहता है, हाँ सही कहा तुमने, हमारे बाबा ने हम पर खर्च किया, जिसकी वजह से मेरे बड़े भैया ऑफिसर बन गए। मेरे दूसरे भाई ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो मेरे पॉलिटिक्स के करियर में भी मेरे साथ है। तभी एकलव्य सिंह ने हंसते हुए कहा, राहुल अब तुम तो म्यूजिक और लिटरेचर दोनों ही फील्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो। हमारे लिए इस उम्र में इतनी कामयाबी पाना कोई हम बात थोड़ी ना है। अरे आप तो मेरी झूठ मूठ की तारीफ कर रहे हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे राहुल क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? बिल्डिंग के दरवाजे पर जाते वक्त एकलव्य सिंह ने थोड़ा शर्माते हुए कहा,
राहुल ने तुरंत कहा, अरे एकलव्य जी, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। सामने वो रिपोर्टर्स देख रहे हो? एकलव्य ने थाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। राहुल ने एकलव्य के इशारे को फॉलो करते हुए देखा कि गेट पर काफी ज्यादा भीड़ थी। एक के बाद एक लगभग 50 से ज्यादा रिपोर्टर्स वहां आ चुके हैं। उन सबके पास एक माइक और कैमरा था और सबके सब थाने की तरफ ही देख रहे थे। एकलव्य ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम आज के केस में किसी भी पुलिस वाले के इन्वॉल्वमेंट के बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके अलावा हम और किसी के बारे में कुछ भी नहीं छिपाएंगे, पर तुम्हें हमें थोड़ा टाइम देना होगा ताकि हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर पाएं। तुम तो जानते ही हो कि इस केस में डिपार्टमेंट के काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हमें प्रोसीजर के साथ चलना होगा। राहुल ने जवाब दिया, ये कहना आसान है, पर देखिए फिर भी मैं कोशिश करूँगा। वैसे मुझे नहीं पता कि उन्हें ये खबर कहाँ से मिली। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें यहाँ से जल्द भेज दूंगा। थाने के गेट पर बैरिकेड्स के दूसरी तरफ सारे रिपोर्टर्स खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुमने वो देखा? वहाँ कितने बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, सारे यहीं पर मौजूद हैं। एक ने जोर से कहा। दूसरा भी उस तरफ देखकर कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है कि किसकी कार का नंबर है। एक सामने वाली तो अपोजिशन पार्टी के लीडर जीतू राठौड़ की है। मुझे तो लगता है कि वो सब यहाँ पर राहुल की वजह से आए हैं, क्योंकि सभी के सभी रिपोर्टर्स की नजर बिल्कुल थाने के गेट पर ही थी। उन्हें बस एक बार कोई सनसनीखेज खबर मिल जाए जिसे वो अपनी टीवी चैनल पर ब्रेक कर सके। देखो, क्या वो राहुल है? राहुल बाहर आ रहा है। तभी एक रिपोर्टर ने थाने की तरफ इशारा किया और चिल्लाया। सभी के सभी रिपोर्टर्स कोर्ट यार्ड की तरफ एक साथ देखने लगे। जब उन लोगों ने राहुल को आईजी बीपी सिंह के साथ गेट की तरफ जाते हुए देखा तो सबके सब एक्साइटेड हो गए। जो कांस्टेबल दरवाजे पर निगरानी कर रहे थे वो जानते थे कि उन्हें आज रिपोर्टर्स को राहुल से बात करने से रोकना है। इसीलिए जब उन्होंने राहुल को देखा तो वो अपनी जगह पर टिक गए। तभी सारे रिपोर्टर्स एक के बाद एक सवालों के साथ उस पर टूट पड़े। मिस्टर राहुल, आपको यहाँ थाने में क्यों बुलाया गया है? मिस्टर राहुल, आप उन अपराधियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर राहुल, जिसने आप पर गलत आरोप लगाए हैं उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। रिपोर्टर्स राहुल को देखकर पागल हो चुके हैं। वो अपने माइक को दरवाजे की ओर खींच रहे थे। कुछ को तो डर था कि वो राहुल तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो बैरिकेड से कूद कर जा रहे थे। जयपाल सर, क्या आप मेरे लिए एक कुर्सी और एक माइक मंगवा सकते हैं? राहुल ने रिपोर्टर से तो कुछ नहीं कहा, पर उसने जयपाल की तरफ देखकर ये कहा। जयपाल को राहुल की डिमांड सुनकर थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन उसने चुपचाप एक कुर्सी और एक माइक मंगवा दिया। हाथ में माइक पकड़कर राहुल सीधे कुर्सी पर बैठ गया और उसने कहा, हाँ दोस्तों, अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। वो रिपोर्टर जो राहुल के जवाब देने का इंतजार कर रहे थे वो राहुल की आवाज सुनते ही एक्साइटेड हो गए और अचानक से राहुल की आवाज सुनते ही 1 मिनट के लिए वहां पर शांति छा गई। राहुल ने अपने माथे पर एक हरे रंग की टोपी पहनी हुई थी। उसने उस टोपी को हटाते हुए अपना चेहरा साफ साफ कैमरे में दिखाया और खांसते हुए अपना गला साफ करने के बाद कहा, मीडिया के मेरे सभी दोस्तों, मैं राहुल हूँ। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी मेरे लिए यहाँ पर इंतजार किया। राहुल ने भीड़ को अपना सिर झुकाते हुए थैंक यू करके आगे कहा, मुझे पता है कि आपके मन में कई सारे सवाल हैं, मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा, पर आज मुझे मेरे शो की शूटिंग करने के लिए जाना होगा। उसने बताना जारी रखा। वहां के सारे कैमरे राहुल के चेहरे पर टिके हुए थे। राहुल जो कुछ भी कह रहा था वो बातें रिपोर्टर्स की बातों से काफी ज्यादा अलग है। राहुल की स्टोरी में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो तब हुई जब राहुल यहाँ के बड़े थाने में आया। जैसे तैसे करके राहुल ने उसके और उसके इस केस से जुड़े रहने को छुपा लिया, लेकिन तभी के तभी रिपोर्टर सवाल पूछने लगे। मिस्टर राहुल, क्या आप एकलव्य सिंह को जानते हैं? राहुल ने जैसे ही बोलना बंद किया, रिपोर्टर ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैंने नाम तो सुना था, पर मिला अभी पहली बार हूँ। राहुल ने सर हिलाकर चुपचाप मना कर दिया। राहुल अपने घर वालों का नाम सामने नहीं लाना चाहता था, इसीलिए उसने एकलव्य सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया। मिस्टर राहुल, आप ये कैसे कह सकते हैं? फिर यहाँ पर ये दोनों पॉलिटिशियन कैसे मौजूद हैं? सच कहूँ तो रिपोर्टर राहुल के जवाब से खुश नहीं थे। वो इस थाने के दरवाजे पर बहुत देर से खड़े हैं, पर उन्हें अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। इस बारे में अगर आप उन दोनों से ही बात करें तो बेहतर होगा। राहुल ने आंख मटकाते हुए कहा, जहां तक मेरी गिरफ्तारी का मामला है तो उसे लेकर ये थाना खुद ही अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि आपको जल्द ही सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको सब पता चल जाएगा। मिस्टर राहुल, जहां तक हमने सुना है कि आपको यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आपको बहुत पीटा भी है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में आप यहाँ सिर्फ शूट ही नहीं कुछ और काम से भी आए हैं? इस रिपोर्टर ने ऐसे सवाल पूछे
मानो वो राहुल को फंसाना ही चाहता हो। ये सवाल काफी ज्यादा हाश था। सुबह से लेकर अब तक इंतजार कर रहे रिपोर्टर्स बड़े उदास हो चुके थे, क्योंकि राहुल उन्हें सीधा जवाब नहीं दे रहा था। कम से कम राहुल को उन्हें ये तो बता ही देना चाहिए था कि सच क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं बस यही कहूंगा कि यहाँ की पुलिस ही आपको सब कुछ बताएगी। राहुल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो उन्हें कुछ भी नहीं बताएगा। जिस रिपोर्टर ने राहुल से सवाल पूछा था वो गुस्से से लाल हो गया और उसने कुछ भी कहना बंद कर दिया। वो चुपचाप अपना माइक बंद करके बैठ गया। मीडिया के सभी दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे नए टीवी शो शर्मा जी के बेटे और बहुएं की शूटिंग 30 जून से चुरू जिले में शुरू होने वाली है। बस फिर क्या था, अब सारे रिपोर्टर्स राहुल से शो के बारे में ही सवाल करने लगे थे। राहुल ने आखिरकार पूरी बातों का रुख मोड़ दिया था। मिस्टर राहुल, आपके शो शर्मा जी के बेटे और बहुएं की शूटिंग में आप, मिली मैम और संकल्प जी के अलावा क्या और कोई बड़ा स्टार है? मैं आपको बस इतना कहूंगा कि हमारे सीरीज का हर एक एक्टर एक फेमस एक्टर है। राहुल ने आगे कहा, उस शो में मैंने अपने सर्कल के कई सारे सीनियर एक्टर्स को बुलाया है और उसमें से कुछ तो मेरे दोस्त ही हैं जो कि मेरे साथ ट्रेजर हंट शो में भी थे, जैसे कि नवीन, राधिका। वैसे शो में कई सारे किरदार हैं और हमें अच्छा लगेगा जब इतने फेमस सेलिब्रिटीज हमारे शो में आएंगे, फिर वो चाहे भले ही एक गेस्ट रोल प्ले करें। जब भी राहुल किसी का नाम लेता था तब रिपोर्टर्स के कान खड़े हो जाते थे। अगर सच कहें तो उन्हें मालूम नहीं था कि राहुल का प्रभाव अपने सर्कल में कितना ज्यादा है। राहुल ने जिन जिन लोगों का नाम लिया वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप लेवल के स्टार हैं। अगर राहुल का शो अच्छा ना भी बने तब भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो उसमें काम करना चाहते हैं। मिस्टर राहुल, शो के डायरेक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है? अचानक से वहां थाने के बाहर ही एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया था। रिपोर्टर्स सीरियस होकर सवाल पूछ रहे थे और राहुल उन सवालों का जवाब दे रहा था। आखिर में सारे रिपोर्टर इस शो की इतनी बड़ी खबर के बाद संतुष्ट हो चुके थे और राहुल और एकलव्य सिंह दोनों घर के लिए जल्दी से वहां से निकल पड़े। आज वहां पर एक लोकल त्योहार है जिसकी वजह से लोग जल्दी से अपना काम निपटाकर घर पहुंच रहे हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। वो पूरे रास्ते धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। रास्ते पर आधे घंटे तक फंसे रहने के बाद 1:30 बजे राहुल ने कार को बाहर ही लगा दिया, जो उनके घर से काफी ज्यादा दूर नहीं था। राहुल फाइनली अपने घर पहुंचता है। कोर्ट यार्ड के बाहर खड़े होकर उस लाल रंग की दीवार को देखकर राहुल की आंखें नम हो गईं। अरे राहुल, तुम बाहर ही क्यों रुक रहे हो? अंदर चलो। रीना और स्वाति ने राहुल को दरवाजे के अंदर धकेलते हुए कहा, भैया भाभी देखिए, हम किसे लेकर आए हैं। रीना इतनी जोर से चिल्लाई कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। पैरों की आवाज जोर जोर से आने लगी। वहां पर राहुल के सभी घर के बड़े लोग मौजूद थे। बड़े से छोटे सब एक एक करके वहां पर आने लगे थे। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था और फिर आखिर में घर के मुखिया राहुल के दादाजी विशंबर सिंह शेखावत वहां पर आए। दरवाजे पर खड़े होकर राहुल को मुस्कुराता देखकर विशंबर सिंह अपनी नजरें राहुल से हटा नहीं पाए और उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखने लगे। राहुल भी अपने दादा को देखकर खुश हो रहा था। फिर उसने धीरे से बोला, दादाजी। थोड़ी देर तक विशंबर सिंह को देखने के बाद राहुल उनके पास गया और झुककर उनके पैरों को छुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, विशंबर सिंह उसके दादाजी हैं। उन्हीं का खून राहुल के जिस्म में दौड़ रहा है और जब ही अपना घर बार छोड़कर बाहर जा रहा था तब उसके दादा ने ही इसे अंदर ही अंदर सपोर्ट किया था। राहुल के दादा उसे क्या कहेंगे? क्या उन दोनों का रिश्ता वापस पहले जैसा हो जाएगा? क्या सारे घर वाले राहुल का दिल से वेलकम करेंगे? इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चलो अच्छा है तुम वापस आ गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विशंबर सिंह अचानक हंसने लगते हैं। वो राहुल की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। दादाजी। एक्चुअली राहुल के दिमाग में ढेरों बातें चल रही थी। वो अपना सिर झुकाकर कुछ सोच रहा था। उसे लग रहा था कि उसके दादाजी उसे मारेंगे। आखिरकार बहुत सालों से वो अपने परिवार से एक बार भी नहीं मिला है। 4 सालों का ये फैसला किसी को भी गुस्सा दिला सकता था। राहुल को यकीन नहीं था कि उनके दादाजी गुस्सा होने के बजाय खुश हो रहे हैं। राहुल, तुम आज परिवार के बीच हो, मुझे खुशी है। इतने सालों में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। विशंबर राहुल की तरफ देखते हैं। राहुल का चेहरा पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहा है। विशंबर सिंह बहुत सिंपल ख्यालात के हैं। उनके हिसाब से अगर आपने अपने परिवार को छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लिया है तो आप उस रास्ते पर चलें और कामयाब बने। उनके हिसाब से बीच में रहने वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते। आपको एक ही रास्ता चुनकर उसे फॉलो करना चाहिए। उनके लिए अचीवमेंट ही सब कुछ है। अगर राहुल बिना किसी अचीवमेंट के घर वापस आता
तो शायद वो राहुल को स्वीकार नहीं करते, और राहुल ने अपना चुना हुआ रास्ता बखूबी निभाया था। अपने दादाजी से तारीफ सुनने के बाद राहुल एक बच्चे की तरह गुदगुदा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी उसके साथ इतनी नरमी से पेश आएंगे। दादाजी ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लेकर चले गए। राहुल ने अपने दादाजी को सारी कहानी सुनाई। दादाजी ने राहुल से मिली और सोना के बारे में भी बात की। मिस्टर विशंबर सिंह के बातों से फाइनली घर का माहौल रिलैक्स हुआ। घर के सभी बच्चे राहुल के पीछे पीछे चले गए। सबने राहुल को घेर लिया। आप कितने दिन घर पर रुकने वाले हैं? राहुल के सबसे बड़े भाई की बच्ची ने ये सवाल पूछा। क्या आप बड़े बड़े एक्टर्स को भी जानते हैं? राहुल के छोटे भाई ने पूछा। क्या आप मेरे लिए ऑटोग्राफ बुक में उनका सिग्नेचर ले सकते हैं? मुझे बहुत सारे एक्टर्स के ऑटोग्राफ लेने हैं, सपना ने शर्माते हुए कहा। सबने एक एक करके राहुल से सवाल पूछना शुरू कर दिया, पर राहुल इस बात पर गुस्सा नहीं था, बल्कि उसे बहुत अच्छा लगा। अपने परिवार के बच्चों में खुद के लिए इतनी एक्साइटमेंट देखकर राहुल बहुत खुश था। वो संयम से एक एक को जवाब दे रहा था। मिली दूर खड़ी सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर यही तो परिवार है। डाइनिंग रूम में बीच में 2 टेबल रखी हैं। टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। टेबल के बीचों बीच एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है। एक टेबल पर राहुल और यंगर जनरेशन वाले बच्चे बैठे हुए हैं। उस टेबल पर धूम मची हुई है। विशंबर सिंह ने वाइन का ग्लास हाथ में लिया, फिर अपने बच्चों और पोते पोतियों की तरफ देखकर स्माइल किया और कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज 4 साल बाद हमारे परिवार का रियूनियन हो रहा है। ये बहुत खुशी का मौका है। हमने जो सब मिस किया वो सब हम वापस जिएंगे। विशंबर सिंह की ऐसी शुरुआत से सब रिलैक्स हो गए और खुश होकर बातें करने लगे। बड़े लोगों की टेबल पर आज जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में बातें हो रही थी। दूसरी टेबल पर राहुल सबके सवालों से घिरा हुआ था। उसके भाई बहन राहुल और मिली से ढेरों सवाल पूछ रहे थे। मिली डरते डरते सबको जवाब दे रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी बात का किसी को बुरा ना लग जाए। राहुल के अंकल का बेटा डिप्टी चीफ फिजिशियन है। उसने राहुल से पूछा, तुम इतने साल तक घर क्यों नहीं आए? और हाँ, आपको ग्रेजुएट होते ही काम कैसे मिल गया? मैंने तो सुना है कि मीडिया स्कूल से पास होने वाले लोग बहुत सालों तक बिना काम के ही घूमते रहते हैं, पर उन्हें काम ही नहीं मिलता। पर आपको तो बहुत जल्दी काम मिल गया है। राहुल के अंकल के दूसरे बेटे ने सवाल पूछा। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी जॉब की, ट्यूशन दिए, पर यह सच बात है कि ये मेरा लक है, जिसकी वजह से न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी मुझे मिली। तभी से मेरे करियर की गाड़ी चल निकली। राहुल ने अपने भाइयों को जवाब दिया। राहुल के चाचा की बेटी ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, भैया आप अपने आप को लकी मानते हैं? क्या आपके पास अपना स्टूडियो है? क्या आप अपने स्टूडियो में हमें साइन कर सकते हैं? राहुल ने शरारत से जवाब दिया, तुम मेरे स्टूडियो में क्या करोगी? चाय बनाओगी या डस्टिंग करोगी? मैं चाय क्यों बनाऊंगी? मैं भी बहुत बड़ी स्टार हूँ, मैं लोगों को मैनेज करूंगी। छोटी बहन ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, तो आप भी बड़ी स्टार हैं। हाथ में वाइन का ग्लास लिए हुए राहुल के तीसरे अंकल शैलू ने पूछा। अंकल शैलू का सवाल सुनकर राहुल की बहन ने अपनी गर्दन इधर उधर हिलाई और कहा, नहीं कुछ नहीं अंकल, आपने कुछ गलत सुना है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। राहुल की बहन अपनी आंखें बंद करके खाना खाने लगती है। राहुल, मैंने तुम्हें लाइव कंपटीशन में देखा था। ऑन द स्पॉट गाना बनाने और गाने की योग्यता को देखकर मैं हैरान रह गया था। तुमने उस वक्त 2 गाने गाए थे। तुम यकीन नहीं करोगे, पर तुम्हारे उस गाने ने तुम्हारी आंटी को भी रुला दिया था। तुम सच में बेहतरीन सिंगर हो, हमें तुम पर गर्व है, शैलू अंकल ने कहा। राहुल के अंकल शैलू काफी ज्यादा मूडी इंसान थे। वैसे तो उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं था, पर जब उन्होंने देखा कि राहुल ने म्यूजिक में इतना नाम रोशन किया है और पढ़ाई भी उसी फील्ड से की है, तो उनका नजरिया कुछ बदल सा गया। डाइनिंग हॉल में सब खाने से ज्यादा बातों पर ध्यान दे रहे हैं। राहुल का ऐसा वेलकम उसने कभी नहीं सोचा था। उसे लगा था कि 4 साल के इस फासले से परिवार वाले उससे नाराज होंगे और शायद से ठीक से बात भी नहीं करेंगे। मिली और सोना राहुल की फैमिली के रिएक्शन को देखकर बहुत खुश हैं। सब अपने अपने खाने और बातों में बिजी हैं। तभी अंकल शैलू ग्लास हाथ में लिए सेंटर में आते हैं और कहते हैं, आज हमारी फैमिली का रियूनियन है। हम सालों बाद इकट्ठा हुए हैं और वैसे भी ऐसी फैमिली की गेट टुगेदर हम कम ही कर पाते हैं, तो आज वो मौका है जब हम सब राहुल को लाइव गाता हुआ देख सकते हैं। सपना जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हाँ भाई सच में, मैंने कभी भी आपको लाइव गाते हुए नहीं देखा है। सुनील अंकल का बेटा कहता है, हाँ हाँ, आज तो हम गाना सुनने के बाद ही खाना खाएंगे। अंकल आप मजाक कर रहे हैं? अंकल हमारे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है और अभी तो हमारा खाना भी खत्म नहीं हुआ है, राहुल ने बचाव करते हुए कहा। आज से पहले राहुल ने बहुत बड़े से लेकर छोटे स्टेज पर गाना गाया है, दोस्तों के सामने, दर्शकों के सामने, पर सब जगह उसने लाइव गाया है। पर आज परिवार और रिश्तेदारों के सामने गाने में उसे शर्म महसूस हो रही है।
राहुल बहुत ही शर्मीले अंदाज में कहता है, शैलू अंकल, क्या हम ये थोड़े दिन बात करें? अभी मैं बिना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के गा नहीं पाऊंगा। भैया, मेरे पास गिटार है, शैलू अंकल का बेटा बोलता है। राहुल ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगता था कि अंकल अपने बच्चे को गिटार या कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिला सकते हैं। शैलू अंकल का बेटा अपने खाने की टेबल से उठता है और दौड़कर आधे मिनट से भी कम टाइम में गिटार वहां लेकर आता है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो मुझे मेरे क्लासमेट ने दिया था, पर मुझे ये बजाना नहीं आता, क्या आप मुझे सिखाएंगे? राहुल के भाई ने प्यार से कहा, तुम सब ये बाद में सीखना, अभी हमें राहुल का गाना सुनना है, शैलू अंकल ने बच्चे को साइड में करते हुए कहा। राहुल को इस तरह टालते हुए देखकर सोना और मिली धीरे धीरे हंस रहे थे। कौन सा गाना? राहुल को कोई क्लासिक गाना याद नहीं आ रहा था, तो फैमिली के लिए वो एक प्यार भरा सिंपल गाना सोचने लगा। गिटार को हाथ में लिए राहुल लंबे टाइम तक सोचता रहा। अचानक राहुल की आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। गिटार के तार से छन की एक आवाज निकली और धीरे धीरे बहुत ही प्यारी सी और सुरीली धुन शुरू हो गई। सबने खाना छोड़कर नीचे रख दिया। सबकी आंखें राहुल पर टिक गईं। राहुल ने गाना शुरू किया। इस वक्त राहुल की आवाज बहुत धीमी पर बहुत सुरीली थी। राहुल के गाने की पहली लाइन सुनकर ही राहुल के पिता समझ गए थे कि राहुल परिवार से बिछड़ने के बारे में अपने गाने में कहना चाह रहा है। राहुल का गाना शुरू हो गया। सब उसकी धुन में खोते जा रहे थे। राहुल की आवाज बहुत धीमी थी और दर्द से भरी हुई थी। गाने की लाइन उसने ये 4 सालों में जो मिस किया उसके बारे में थी। उसके माँ पापा का प्यार जो उसे मिल नहीं पाया था, वो नाराजगी जो उसके पापा को उससे रही उसके बारे में, वो भाई बहन जिनसे वो चाह कर भी मिल नहीं सका उनके बारे में, अपने घर के आंगन के बारे में, अपने घर का अपना कमरा। उसने उस गाने में अपना सारा दुख दर्द बता दिया। आधा गाना खत्म होने के बाद धीरे धीरे सबको फील हुआ कि राहुल का ये गाना राहुल के 4 सालों के सफर के बारे में है। गाना गाते गाते ही राहुल अपनी बचपन की यादों में चला गया। राहुल की आंखें हल्की सी नम थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो गा रहा है उसे वो देख पा रहा है। राहुल के पापा कड़क स्वभाव के हैं, पर इस गाने ने उनके चेहरे के भाव भी नरम कर दिए हैं। राहुल की माँ की आंखों में आंसू छलक उठे हैं, क्योंकि उन्होंने इन 4 सालों में राहुल को बहुत याद किया है। राहुल के कजन एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। आखिरकार उन्होंने इतने सालों तक अपने एक भाई को खुद से अलग पाया था। राहुल की आवाज तेज हो गई। उसका दर्द उसकी जुबान पर आता जा रहा था। हर किसी की आंखें नम हो गई थीं। राहुल के दादाजी इस गाने के हर एक शब्द में खोए हुए थे। राहुल के जन्म लेने से उसे पढ़ाने, घुमाने, उसे ट्रेनिंग देने और उसके घर छोड़कर चले जाने तक वो हर पल को महसूस कर रहे थे। जो दर्द राहुल को हो रहा था वही सपना भी महसूस कर रही थी। सोना के आने के बाद राहुल को अपने माता पिता की वैल्यू और ज्यादा समझ आने लगी। कमरे में सब इमोशनल हो गए। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल की तेज आवाज अब धीमी होने लगी थी। गिटार की आवाज भी कम होने लगी थी। सब राहुल के साथ गाने में खोए हुए थे। धीरे धीरे गाना खत्म होता है। कुछ देर तक सब चुप हो जाते हैं। तभी राहुल के दादाजी की आवाज आती है, ये कमाल का गाना था, तुम वाकई कमाल के सिंगर हो। सुनील अंकल खड़े होते हैं और राहुल के पास जाकर कहते हैं, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। मुझे गर्व है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। राहुल के सारे भाई बहन अपनी चेयर से उठते हैं और राहुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। राहुल उन्हें देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। सब बच्चे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कस के गले लगा लेते हैं। राहुल की आंखों से एकदम आंसू निकल आते हैं। आखिरकार राहुल के 4 साल अकेले ही बीते हैं। सबको इस तरह से देखकर सुनील अंकल कहते हैं, अरे अरे सब बैठ जाओ और अपना अपना खाना खत्म करो। राहुल अपने माता पिता की आवाज का वेट कर रहा था। राहुल ने हिम्मत करके अपने पापा की तरफ देखा। हाँ, मैं कहने वाला ही था, तुमने बहुत अच्छा गाया, राहुल के पिता ने कहा। मोहनलाल की बात सुनकर सुमित्रा जी भी खड़ी हुई। डरते हुए उन्होंने अपने पति की ओर देखा और राहुल के पास चली गई। तुमने बहुत सुंदर गाना गाया। मैं जानती हूँ इस गाने के हर शब्द में तुम्हारा दर्द छुपा हुआ था। तुम बहुत प्यारे हो, पर अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। कहते कहते राहुल की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। माहौल देखते हुए राहुल के दादाजी सबको कहते हैं, अब सब अपनी जगह आ जाएं और अपना खाना खत्म करें। ये रीयूनियन खुशी का मौका है, इसे यूं ही नहीं जाने दें। सब अपनी जगह आते हैं, फिर से बात करने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। अब परिवार के सारे लोग राहुल के और दीवाने हो गए थे। सपना और सुनील अंकल की बेटी ने राहुल का वीडियो बनाया है, जिन्हें वो पोस्ट करके सबको ये बताना चाहते हैं कि राहुल उनका भाई है। सोना लगभग सो चुकी है। राहुल सोना को रूम में लेकर जाता है। मिली झिझकते हुए स्वाति आंटी से बातें कर रही है।
तभी राहुल हाथ में छोटे बॉक्स लाता है और कहता है, ये देखिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था। राहुल अपनी माँ और अपनी आंटी को गिफ्ट देता है। तुम छोटे हो, हम तुमसे गिफ्ट नहीं ले सकते, उल्टा हमें तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए, स्वाति आंटी ने कहा। जी बिल्कुल, मैं आपसे ढेर सारे गिफ्ट लेकर जाऊंगा, राहुल हंसते हुए बोलता है। सब राहुल की बात पर हंस पड़ते हैं। क्या राहुल अपने परिवार के पास हमेशा के लिए वापस आ जाएगा? क्या राहुल की खुशियां ऐसे ही रहेंगी या कोई बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सफेद बुद्धा को देखकर सुमित्रा देवी बहुत खुश हुई। माँ, क्या ये आपको पसंद आया? राहुल ने अपनी माँ से खुश होते हुए पूछा। राहुल की माँ के मायके में पत्थर की मूर्तियों का कारोबार था, इसीलिए उन्हें मूर्तियों की अच्छी परख थी। उन्होंने राहुल से कहा, ये बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल आपकी तरह सुंदर है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी माँ का हंसता हुआ चेहरा देखकर राहुल बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद सुमित्रा देवी अचानक से बोली, राहुल, ये बुद्धा की मूर्ति टॉप क्वालिटी मटेरियल से बनी हुई है और इसकी नक्काशी भी बेशकीमती है। तो मुझे सच सच बताओ कि ये कितने की है? मुझे बताओ, तुमने कितने पैसे खर्च किए हैं? माँ, आपको पैसे क्यों जानने हैं? मैं आपके लिए दुनिया की सारी खुशियां लाना चाहता हूँ। ये तो फिर भी एक बुद्धा की मूर्ति है, राहुल ने हंसते हुए कहा। वास्तव में इस बुद्धा की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसके लिए राहुल ने 2,30,000 रुपए दिए थे। राहुल के लिए ये पैसे कम ही थे। वो अपनी माँ को एक बेहतरीन गिफ्ट देना चाहता था। सुमित्रा देवी का चेहरा सीरियस हो गया और उन्होंने कहा, मैं पूछ रही हूँ ना, मुझे जल्दी बताओ ये कितने की है, वरना मैं इसे नहीं रखूंगी। 2,30,000। अपनी माँ के बदलते चेहरे को देखकर राहुल ने तुरंत जवाब दिया, ये तो बहुत महंगी है। सुमित्रा देवी को लगा था कि ये करीबन 1 लाख की होगी, पर ये उनकी उम्मीद से भी ज्यादा थी। उन्होंने कहा, नहीं राहुल, मैं इसे नहीं रख सकती, ये तो बहुत ज्यादा महंगी है। माँ, ये मैंने स्पेशली आपके लिए बनवाई है। मिली को भी आपके लिए बहुत पसंद आई थी। अगर आप इसे लेने से मना भी करते हैं तो भी मैं इसे वापस कैसे कर सकता हूँ? ये मैंने कस्टमाइज करवाए हैं, अब ये वापस नहीं हो सकती है, राहुल ने कहा। ये सच में बहुत ज्यादा पैसे हैं, तुम्हें इस तरह से पैसों का खर्च नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसकी कीमत का ख्याल रखना चाहिए, सुमित्रा ने समझाते हुए कहा। राहुल ने हंसते हुए 2 कार्ड अपनी जेब से निकाले और अपनी माँ के हाथ में देते हुए कहा, माँ, ये 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, आप इन्हें रख सकती हैं। एक कार्ड का पासवर्ड आपकी बर्थ डेट है और एक कार्ड का पासवर्ड पापा की बर्थ डेट है। और मैं इन कार्ड्स का क्या करूंगी, जरा ये तो बताओ, सुमित्रा ने मासूम तरीके से पूछा। माँ, इन कार्ड्स में करोड़ों रुपए हैं, आप इन्हें अपने लिए और घर के लिए खर्च कर सकती हैं, राहुल ने कहा। राहुल के शब्द सुनकर सुमित्रा चौंक कर खड़ी हो गई। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? सुमित्रा हैरान थी कि राहुल के पास इतने पैसे एक साथ कैसे आए, और वो भी इतने कम समय में। वो जानती थी कि स्टार बहुत जल्दी पैसा कमाते हैं, पर ये पैसा फिर भी बहुत ज्यादा था। तुम्हें काम करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो इतनी बड़ी रकम तुमने कैसे कमाई? क्या तुम कोई गलत काम कर रहे हो? सुमित्रा देवी ने घबरा के पूछा। राहुल जोर से हंसता है और जवाब देता है, माँ, मैंने पिछले महीने 3 केस जीते हैं। आपको याद होगा जो केस मेरे खिलाफ चल रहे थे? उन तीनों केसेस के मुआवजे में मुझे ढेर सारा पैसा मिला था। सुमित्रा का चेहरा अभी भी कंफ्यूजन में था। मिली ने सुमित्रा देवी को समझाया कि किस तरह राहुल को कॉपीराइट का और मानहानि का पैसा मिला था। उसने यकीन दिलाया कि राहुल कोई गलत काम नहीं करता है। हाँ, अब आपका बेटा बहुत अमीर बन चुका है। यही नहीं, राहुल के पास कुछ छोटी छोटी जमीन भी है, मिली सुमित्रा को खुश होकर बताती है। और यही नहीं, राहुल के पास पुणे के सबसे शानदार एरिया में बहुत बड़ा घर है, जो कि बहुत महंगा है। उसकी कीमत करोड़ों में है। अब आपको राहुल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आगे और पैसा कमाने वाला है, मिली ने सुमित्रा के हाथ पर हाथ रखकर कहा। इसका मतलब है कि हमारी फैमिली अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी है, सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा। कौन पेरेंट्स अपने बच्चों की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, पर फिर भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि बच्चों का कमाया हुआ पैसा फालतू खर्च में चला जाए। माँ, अब मेरे पास किसी और चीज की कमी हो सकती है, पर पैसे की कमी कभी नहीं होगी, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज माँ, आप मेरे लिए इस गिफ्ट को रख लीजिए। ठीक है, अब तुम मेरा एक कहा मानो कि कभी भी तुम्हें पैसे या किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे पहले बताओगे, सुमित्रा ने अपने बेटे को किस करते हुए कहा। राहुल अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। वो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिता रहा है, जबकि मीडिया रिपोर्टर्स ने पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ लगा रखी है। दोपहर के 3-4 बजे इंटरनेट पर एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई, जिसमें राहुल के अरेस्ट होने, पुलिस स्टेशन जाने और उसके नए शो के बारे में सारी डिटेल्स थी।
राहुल एक पॉपुलर सिंगर और फेमस राइटर है। उसके अरेस्ट होने की खबर मीडिया में आते ही हलचल मच गई। राहुल को अरेस्ट कर लिया गया था। ये कोई गलतफहमी है या राहुल सच में गुनहगार है? राहुल का नया शो शर्मा जी के बेटे और बहुएं चुरू डिस्ट्रिक्ट में शूट होने जा रहा है। क्या अपने नए शो के लिए हाइप क्रिएट करने के लिए राहुल ने झूठी खबर फैलाई है? अलग अलग वेबसाइट्स पर राहुल के बारे में अलग अलग तरह की बातें हो रही थी। कुछ का फोकस राहुल के अरेस्ट होने की इन्फॉर्मेशन पर था, तो कुछ का राहुल के नए शो पर। हर हाल में सभी राहुल के लिए उत्सुक थे। राहुल एक बार फिर से सुर्खियों में छा गया था। इंटरनेट पर सभी यूजर्स फिर से उसकी बात करने लगे थे। कुछ बड़ी वेबसाइट्स ने तो पूरी कहानी बताने के लिए पोस्ट करनी शुरू की, तो बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। राहुल ने अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं किया है, मुझे यकीन है वो बेगुनाह है। राजवीर बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। हिट एंड रन केस के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सारे यूजर्स सेंटिमेंटल होकर बहुत सारे कमेंट्स करने लगे। ज्यादातर राहुल के पक्ष में थे और राजवीर को गलत ठहरा रहे थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो राहुल को कोस रहे थे। राहुल क्या करना चाहता है? वो हमेशा सुर्खियों में क्यों बना रहता है? चुरू के एक होटल में शर्मा जी के बेटे और बहुएं की कास्ट और क्रू ठहरा हुआ है। रूम नंबर 1085 में 2 आर्टिस्ट बातें कर रहे हैं। ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि राहुल इसे डायरेक्ट कैसे करेगा। पहला आर्टिस्ट बेड पर लेटे हुए और हाथ में स्क्रिप्ट लिए हुए बोले जा रहा था, हमें हमारे रोल पर ध्यान देना चाहिए कि हम बेस्ट एक्ट कैसे कर सकते हैं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। दूसरे आर्टिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। पहला एक्टर जवाब देने ही वाला होता है, कितने में उसका फोन बजता है। फोन पर संकल्प की आवाज थी। हेलो, मैं संकल्प बात कर रहा हूँ। पहले आर्टिस्ट ने हेडफोन लगाते हुए कहा, मैं होटल में ही हूँ। राहुल के साथ एक हादसा हुआ है, क्या तुम्हें उसका पता चला? संकल्प ने कहा। पहला आर्टिस्ट हैरान होकर दूसरे को देखता है। क्या हुआ? मुझे सच में नहीं पता है कि क्या हुआ है, तुम जल्दी बताओ। पहले आर्टिस्ट ने इनोसेंट फेस बनाते हुए कहा, हम थोड़ी देर पहले ही उठे हैं और अभी तक हमने इंटरनेट ऑन नहीं किया है। पहले आर्टिस्ट ने कहा, तुम जल्दी से अपना इंटरनेट ऑन करो और देखो कि क्या हुआ है। ये कहकर संकल्प ने फोन काट दिया। उसने तुरंत अपना फोन साइड में रखा और बैग से एक लैपटॉप निकालकर इंटरनेट ऑन किया। सामने लिखा था, फेमस सिंगर राहुल फिर से फंस गया। ये सुनकर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। जल्दी खोलो और देखो कि आखिर क्या हुआ है, पहला एक्टर दूसरे से कहता है। रेड टाइटल पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हुआ। दोनों आर्टिस्ट उसे ध्यान से देखने लगे। ये सीन इनके कमरे में नहीं बल्कि होटल के बाकी रूम्स में भी हो रहा था। सभी इंटरनेट चालू करके इस खबर को पढ़ रहे थे। उनके टीम मेंबर्स या फिर शो के आर्टिस्ट सभी इस खबर को इंटरनेट पर देखकर हैरान थे। हमें राहुल से इसके बारे में पूछना चाहिए, दूसरे आर्टिस्ट ने कहा। राहुल के घर में फेस्टिवल जैसी तैयारी चल रही थी। राहुल की आंटी और मम्मी डिनर बना रही थी। राहुल घर के आंगन में बैठकर अपने चाय के कप में चाय डाल रहा है। पापा, आपका फोन सारे दिन बजता रहता है, कहते हुए सोना राहुल को ढूंढते हुए लिविंग रूम से बाहर आती है और राहुल के हाथ में फोन देने लगती है। सोना की आवाज सुनते ही विशंबर सिंह ने पलट कर देखा। सोना को देखकर उनकी पूरी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। सोफा चेयर पर बैठे हुए उन्होंने सोना को अपने पास बुलाया। पापा, जल्दी अपना फोन पकड़िए, मुझे दादाजी के पास जाना है, कहकर सोना दौड़ती है। वो जंप करते हुए अपने दादाजी की गोद में जाकर बैठती है। सोना दादाजी की गोद में बैठी हुई है और उनके साथ खेल रही है। राहुल उन दोनों को इस तरह साथ देखकर बहुत खुश होता है। दादाजी, मैं पापा के मोबाइल से बहुत परेशान हूँ, ये सारा टाइम बजता ही रहता है, सोना ने मासूमियत से अपने दादाजी से कहा। क्या तुम सच कह रही हो? क्या ये मोबाइल मेरी छोटी सी गुड़िया को परेशान करता है? क्यों राहुल, ये क्या बात है? दादाजी ने राहुल को घूरते हुए कहा। दादाजी को डांट लगाते देख सोना राहुल को जीभ निकालकर चिढ़ाती है। तुम शैतान बच्ची। राहुल ने हेल्पलेस होते हुए सिर नीचे किया और मोबाइल फोन में देखने लगा। फैमिली में आने के बाद राहुल बहुत ज्यादा मोबाइल को यूज नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फोन को खुद से दूर रख रहा था। जैसे ही उसने अपना फोन अनलॉक किया तो मैसेज टोन लगातार बजने लगे। राहुल मैसेज पढ़कर हैरान था। राहुल, जो सब इंटरनेट पर पढ़ा है क्या वो सब सच है? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? महेश कुमार का मैसेज था। राहुल, क्या बात है? मुझे तो सारी बात बताओ, फ्री होते ही कॉल करो। सचिन ने मैसेज किया। अरमान का मैसेज था। राहुल, क्या तुम चुरू में फंस गए हो? अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो मुझे बताना, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। राहुल के दोस्तों और वेल विशर्स के ढेर सारे मैसेजेस थे, जिसमें वो राहुल की हेल्प नहीं कर पाने के लिए सॉरी बोल रहे थे और कुछ राहुल की हेल्प के लिए वहां पर आना चाहते थे। तुम्हारे केस तो खत्म हो चुके थे, फिर पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया? फिर से क्या मैटर हुआ है? राहुल को मोबाइल में लगे हुए देख शैलू अंकल ने कहा। क्या बात है राहुल, सब ठीक तो है?
तुम इतने सीरियस क्यों हो? राहुल ने अंकल की तरफ देखा और जवाब दिया, सब ठीक है, बस मेरे सारे दोस्त आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं उन्हें रिप्लाई कर रहा हूँ, राहुल ने जवाब दिया। राहुल की बात खत्म होने से पहले ही उसका फोन फिर से बजने लगा। राहुल ने मोबाइल की तरफ देखा। राहुल के शो के असिस्टेंट मैनेजर का कॉल था। राहुल ने फोन उठाया और कहा, हाँ जी बताइए क्या मैटर है? मिस्टर राहुल, कुछ ऐसा फैसला है जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। असिस्टेंट की आवाज धीमी और थोड़ी गुस्से में लग रही थी। राहुल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है? मिस्टर राहुल, आपको याद है कि हमने यहाँ आने के पहले शूटिंग साइट डिसाइड की थी, जो कि ग्रीन ग्राउंड के पास बनी हुई थी। हाँ मुझे याद है। हमने वहाँ पर 2 कार शूटिंग के लिए सिलेक्ट किए थे और हमने उन्हें 3 महीने का डिपॉजिट भी दे दिया है। राहुल ने कहा, हाँ भाई। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम उस घर में कोई भी इंटीरियर या कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। अब वो छोटे छोटे चेंजेस के लिए भी पैसे बढ़ा रहे हैं, उनके प्राइस आसमान छू रहे हैं। ये रेट साधारण लोगों के हिसाब से तो 10 गुना ज्यादा है। इतनी महंगी लोकेशन से हमारे शो का बजट भी बिगड़ेगा, साथ ही साथ हमें सोनर को भी झेलना पड़ेगा। मैनेजर बहुत हड़बड़ी में सारी बातें कहता है। क्या बकवास है, एक काम करो, लोकेशन चेंज कर दो, हमें इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं है, कोई और लोकेशन हमें मिल जाएगी, राहुल ने कहा। पर मिस्टर राहुल, इस महीने के अंत तक हमें किसी भी हाल में शूटिंग शुरू करनी है। हमने इसके बारे में पब्लिश भी कर दिया है, ये प्लेस बहुत अच्छा है, पर क्या आप पैसों के लिए इस पर बात कर सकते हैं? मैनेजर ने कहा, स्क्रिप्ट की जरूरत के हिसाब से शो के लिए 2 बंगले थोड़े ग्रीन एरिया में चाहिए थे, जिसके लिए वो लोकेशन परफेक्ट थी। हमें एक अपार्टमेंट बार के लिए भी चाहिए होगा। शूट के लिए तुम चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा और बाकी साइड का भी इंतजाम मैं करता हूँ, राहुल ने कहा। राहुल के जवाब सुनकर असिस्टेंट मैनेजर चुप हो गया। उसे लगा कि अब जब राहुल कह ही रहा है तो वो सब कुछ संभाल ही लेगा। अब ये क्या नई मुसीबत है? राहुल ने फोन काटते हुए कहा। अंकल शैलू ने राहुल को देखा और समझ गए कि राहुल किसी तकलीफ में है। उन्होंने कहा, राहुल तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें आराम की जरूरत है? आपको पता है ना कि मैं शो की शूटिंग के लिए लोकेशन फाइनल कर चुका था। अब ओनर अचानक से लालची हो गया है और 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। क्या हमें कोई 5-6 बेडरूम वाला घर मिल पाएगा? राहुल ने कहा। 5 कमरे, ये तो बड़ा घर है। शुरू में तुम्हें 2-3 कमरों के घर ही मिल पाएंगे। हाँ, अगर हम सिटी के बाहर देखें तो शायद हमारा काम बन सकता है, शैलू ने कहा। मुश्किल है। राहुल थोड़ा सा उदास हो गया। फिर उसे अचानक मनीष रावत की याद आई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो हेल्प जरूर कर सकते हैं। ये कहते हुए राहुल ने मनीष रावत को फोन किया। क्या राहुल की मीडिया में फैली खबर से उसके परिवार को बुरा लगेगा? क्या राहुल के शो के लिए कोई लोकेशन मिल पाएगी? क्या फैंस अभी भी राहुल का साथ देंगे? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वर्मा रियल एस्टेट ग्रुप भारत की सबसे फेमस रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। इन्होंने बहुत से बड़े बड़े शहरों में कम से कम 10 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे कि वर्मा स्क्वायर, वर्मा होटल और वर्मा सिटी। वर्मा रियल एस्टेट का एक नया होटल चुरू जिले में खुल रहा है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी कल चुरू में ही रखी जाएगी। आज वर्मा रियल एस्टेट ग्रुप के चेयरमैन रवि वर्मा ने खास तौर पर मनीष रावत को और साथ ही साथ शहर के बहुत से गणमान्य लोगों को विजिट के लिए वर्मा होटल बुलाया है। रवि वर्मा एक मिडिल एज आदमी है जिसका एक बड़ा सा चेहरा है। वो पहले एक सिपाही था, तो उसका गुस्सा भी एक मिलिट्री पर्सन की तरह ही है। मनीष रावत जी, हमने ये होटल 6 स्टार होटल के तौर पर बनाया है। अब आप जो देख रहे हैं होटल में, रवि वर्मा होटल के बारे में सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। होटल की सैर कराते हुए वो सब कुछ दिखा रहे थे। मनीष रावत रवि वर्मा के इंट्रोडक्शन को सीरियसली सुन रहा था कि तभी उसका सेक्रेटरी, जो कि उसके बगल में खड़ा हुआ था, उसको उसका फोन थमाता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। सर, आपके पर्सनल नंबर पर कॉल आ रहा है। ओह, मनीष रावत ने अपना फोन लिया और देखा कि फोन पर राहुल का कॉल आ रहा है, तो वो खुद को रोक नहीं पाया। क्योंकि मनीष रावत एक मेयर है, इसीलिए वो हमेशा लोगों से घिरा रहता है। वो हमेशा बीच में ही चलता है और जैसे वो रुकता है वैसे ही सब भी रुक जाते हैं। वर्मा जी, आप आगे चलिए, मैं कॉल लेकर आता हूँ। मनीष रावत ने एक अफसोस के साथ ये बात बोली, फोन लिया और एक कोने में जाकर बात करने लग गया। हेलो रावत साहब, आप कैसे हैं? आप कहीं बिजी तो नहीं है? मैं आपको भी परेशान तो नहीं कर रहा? जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, राहुल की आवाज सुनाई थी। मनीष रावत ने अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, बिजी नहीं हूँ, बोलो। देखो राहुल, इन्वेस्टिगेशन पर अभी भी काम हो रहा है। मुझे भरोसा है कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द हमारे पास होगा। मनीष रावत को लगा कि राहुल को इसी बारे में उससे बात करनी होगी। राहुल ने बोला, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जल्दी नहीं है।
मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है। मनीष रावत बोलता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो ना राहुल, क्या पूछना है, बोलो। ये बात सुनकर राहुल उसे बोलता है। बात ऐसी है कि मुझे आपसे ये पूछना था कि आप तो शहर में अर्बन कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज हैं ना, तो फिर आप तो बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी जानते होंगे या फिर उनके हेड्स को। मनीष रावत ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ मैं जानता तो हूँ, क्यों, आपको घर खरीदना है क्या? राहुल ने फिर बोला, अरे नहीं, मुझे खरीदना नहीं है, मुझे रेंट पर चाहिए क्योंकि मैं मेरा टीवी शो शूट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे हाई राइज अपार्टमेंट में 2 अपार्टमेंट्स चाहिए थे, कम से कम 4 रूम वाला, जिसका लिविंग रूम बड़ा हो ताकि मैं उसे बाहर में कन्वर्ट कर पाऊँ। बस इतनी सी बात है। जब मनीष रावत ने राहुल की बात सुनी तो उसको काफी रिलैक्स फील हुआ। उसको लगा कि ये बहुत ही आसान काम है करने के लिए, और यहाँ पर ऑलरेडी रियल एस्टेट बिजनेसमैन भी हैं। थोड़ा सा सोचने के बाद उसने बोला, राहुल, इस काम के लिए मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान को जानता हूँ, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात करके आपको कॉल करता हूँ। राहुल ये सुनकर खुश हो गया था। उसने बोला, सच में? इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा वेट करिए। मनीष रावत ने फोन काटा और वापस रवि वर्मा के होटल इंट्रोडक्शन को सुनने के लिए चला गया। 10 मिनट बाद होटल के टॉप फ्लोर के लाउंज एरिया में बैठकर रवि वर्मा और मनीष रावत बातें कर रहे थे। ऑफिशियल बातें करने के बाद मनीष रावत ने टॉपिक बदला और राहुल के बारे में बात करना शुरू किया। रवि जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपके पास क्या कोई बड़ा अपार्टमेंट है, 4 रूम वाला, जो कि अपने चुरू जिले के रेजिडेंशियल एरिया में ही हो? रवि वर्मा इस बात को सुनकर मुस्कुराता है और बोलता है, मेहर रावत जी, मैंने चुरू में 5 कम्युनिटी डेवलप किए हैं और सबके अपार्टमेंट्स एरिया काफी बड़े हैं। क्यों, क्या हुआ, आपको घर खरीदना है क्या? मनीष रावत ने अपना हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो रहने के लिए घर है और साथ ही साथ मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं घर खरीद सकूं। दरअसल मेरा एक फ्रेंड है जिसको मेरी हेल्प चाहिए, वो एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहता है। रवि वर्मा ने हंसते हुए बोला, हो, मुझे लगा कि आपको चाहिए, तो बताइए उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, फिर देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। उसे 2 एडजेसेंट हाई राइजिंग अपार्टमेंट चाहिए, अगर 4 रूम के साथ होगा तो बेटर होगा, और सबसे पहला रूम काफी बड़ा हो, मेरे दोस्त को उस रूम को बार में कन्वर्ट करना है। मनीष रावत ने ये बात रवि वर्मा को बताई और उसके बाद उसने बोला, आप मुझे बता सकते हैं अगर आपके पास ऐसी कोई भी सुटेबल जगह है तो, और हाँ, प्राइस भी आप थोड़ा ठीक रखिएगा। ये बहुत ही डिमांड में है, चलिए मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। रवि वर्मा ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी सेक्रेटरी को वेव करते हुए पास बुलाया और उससे बड़े अपार्टमेंट्स के काउंट लेने लग गया जो कि अभी तक बिके नहीं थे, मतलब खाली थे। 10 मिनट बाद सेक्रेटरी वापस आई और उसने एक डाटा उसके सामने रख दिया जिसमें वो सारे अपार्टमेंट्स मार्क थे जो कि अभी तक बिके नहीं थे, और वो सभी इसी डिस्ट्रिक्ट में थे। अच्छे से देखने के बाद रवि वर्मा की आंखें चमक गईं और उसने कहा, रावत साहब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहते हुए रवि वर्मा ने अपना टैबलेट मनीष रावत के हाथ में दिया और बोला, ये अपार्टमेंट शहर के मेन मार्केट के पास है, जैसा आपको घर चाहिए था ये घर एकदम वैसा ही है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये अभी तक बिका भी नहीं है, और साथ ही साथ इस बिल्डिंग में और भी ऐसे कई अपार्टमेंट्स हैं जिनका फ्रंट रूम बहुत ही बड़ा है और वो भी अभी तक बिके नहीं है। टैबलेट देखने के बाद मनीष रावत ने खुशी से बोला, रवि जी, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, ये सब तो बढ़िया है, बाकी मैं उनसे कह दूंगा कि वो इसके बारे में आपकी कंपनी के बिजनेस डिपार्टमेंट से बात कर लें। मनीष रावत एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो 2 लोगों के काम में कभी भी नहीं पड़ता, और वैसे भी मनीष रावत इंदौर शहर का मेयर है जो कि चुरू के पास है। एक तरह से दोनों शहर महज 20 किलोमीटर दूर हैं, तो मेयर होने के नाते उसके लिए रियल एस्टेट एजेंट से बिजनेस की बातें करना अच्छा नहीं था। ठीक है, मैं बिजनेस डिपार्टमेंट से बात कर लूंगा, आप अपने दोस्त को बोलिए कि वो आकर उनसे बात कर ले। रवि वर्मा ने इस बात पर एग्री किया और फिर कहा, वैसे रावत साहब, जो आपका दोस्त है वो नहीं, वो बस मेरे एक पुराने दोस्त के भाई हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मनीष रावत राहुल के बारे में रवि वर्मा को बताने का सोचता है। आप भी उनको जानते ही होंगे, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो राहुल हैं। उनको अपने टीवी शो की शूटिंग के लिए ये घर रेंट पर चाहिए था। ये बात सुनकर जैसे रवि वर्मा की आंखें ही चमक उठी। अच्छा, क्या ये वही राहुल है, फेमस सिंगर और राइटर? रावत साहब, क्या आप उनके दोस्त हैं? रवि वर्मा के एक्सप्रेशंस देखने के बाद मनीष रावत थोड़ा सा चौंक गया। हाँ वर्मा जी, क्यों, क्या हो गया? रवि ने खुश होकर बोला, अगर मुझे पता होता कि आपके साथ उनकी दोस्ती है तो फिर तो मैं आपके लिए और क्या क्या नहीं करता। रावत साहब, आपको नहीं पता कि कल हमारे होटल की ओपनिंग सेरेमनी है। मैंने अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट से बोला था कि वो किसी स्टार गेस्ट को इनवाइट करें जिससे होटल की ओपनिंग में अच्छा इन्फ्लुएंस बढ़े। मेरा बेटा भी मेरे पीछे कब से पड़ा है कि मैं मिस्टर राहुल को इनवाइट करूं।
अब आपको तो पता ही है कि बच्चों को उनकी माँ कितना बिगाड़ देती है। मेरा बेटा भी काफी लाड़ में रहता है अपनी माँ के कारण। अब वो पीछे पड़ा हुआ है कि राहुल को ही बुलाएं। अब भला बताइए कि मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। क्या कोइंसिडेंस है। आप बोल रहे हैं तो मैं इस बारे में जरूर राहुल से बात करूंगा। पर देखिए, अब ज्यादा होप मत रखिएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो अभी अपना शो शूट करने में काफी बिजी हैं। रावत ने साफ साफ कहा। आप इसकी चिंता मत करिए, आप बस मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। रवि वर्मा ने अपने सोशल स्किल्स पर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोला। रावत ने रवि को समझाया, वैसे मुझे ये भी लगता है कि आपको राहुल को अपार्टमेंट देने की चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए आपके होटल की रिबन कटिंग के लिए। राहुल नरम दिल का इंसान है, वो सख्त नहीं है। अगर आप इसका फायदा उठाएंगे तो शायद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। रवि वर्मा ने एक मुस्कुराहट के साथ बोला, रावत साहब आप चिंता ना करें, मैं मिस्टर राहुल को ये अपार्टमेंट ही फ्री में नहीं दूंगा, बल्कि कंस्ट्रक्शन टीम को मिस्टर राहुल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिना पैसे लिए घर को रिनोवेट करने के लिए भी जरूर बोलूंगा। और साथ ही साथ मैं मिस्टर राहुल को रिबन कटिंग के लिए भी पैसे दूंगा। इस पर आपका क्या कहना है? मनीष रावत ने अपना हाथ हिलाया और बोला, अब आप खुद ही उनसे बात कर लीजिएगा। इन सब में मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ। एक सेकेंड, मैं राहुल को कॉल करके बता दूं कि वो आपके साथ एक अपॉइंटमेंट रख ले और फिर आप लोग खुद ही इस बारे में बात कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। रवि ने इस बात पर अपना सिर हिलाया। राहुल को वापस मनीष रावत का कॉल आया। राहुल ने आज ही रवि वर्मा के साथ डिनर से पहले एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी। जल्द ही राहुल और रवि वर्मा होटल में मिले, जो कि साउथ की तरफ था। उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली मीटिंग की, जिसमें उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी और साथ ही साथ शूटिंग के बारे में भी बात की। रवि वर्मा ने बहुत ही सिंसियरली राहुल को सारी बातें बोली, जो कि उसने मनीष रावत को भी बोली थी। और साथ ही साथ उसने उसको रिबन कटिंग के लिए 1 मिलियन की पेमेंट का भी वादा किया। राहुल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करंटली जिस पोजीशन पर है और जैसा वो एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, उसके लिए एक रिबन कटिंग के लिए इतने पैसे काफी होते हैं। राहुल ने इस बात का ध्यान रखते हुए रवि से कोई भी बार्गेनिंग नहीं की और इस बात को मान लिया। दोनों ही काफी सेटिस्फाइड थे। बिजनेस के बारे में बात करने के बाद राहुल ने रवि को बाय बोला और अपने घर जाने के लिए निकल गया। आज से नवरात्रि फेस्टिवल शुरू हो चुका था और राहुल को अपने घर पर घर वालों से मिलने जाना था। इसी वजह से उसके पास रवि के साथ डिनर करने का टाइम नहीं था। जब वो घर पहुंचा लगभग 8:30 बज चुके थे। टेबल पहले ही खाने से भरी पड़ी थी। सारा खाना स्वाति ने बनाया था। सारा खाना घर में ही बनाया गया था, इसीलिए खाने का कलर और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी थी। पूरी फैमिली ने साथ मिलकर खाना खाया। सबने बैठकर बातें की और खाना खाया। शेखावत परिवार की फैमिली ट्रेडिशन रही है कि सब फेस्टिवल में एक साथ बैठकर अपने पिछले 6 महीनों में जो भी काम किया होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और अपने बड़ों को बताते हैं। सारे लोग टेबल पर बैठकर वही सब बात कर रहे थे। हालांकि राहुल अपने परिवार से 4 साल के लिए अलग रहा है, पर वो अपने परिवार के ट्रेडिशन को कभी नहीं भूला। परिवार के बड़े बुजुर्ग राहुल की करंट सिचुएशन जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे। सबको बस यही पता था कि राहुल एक पॉपुलर स्टार है और एक फेमस राइटर है, पर उनको राहुल के मुंह से जानना था कि उसने पिछले कुछ सालों में क्या क्या हासिल किया है। परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठे थे और बच्चे एक साथ बैठे थे। छोटे बच्चों की टेबल 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी। घर के सभी छोटे बच्चे बैठकर गेम खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। दूसरा ग्रुप राहुल के छोटे भाइयों का था, जो कि अपने फोन में लगे हुए थे। वो ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। और राहुल की छोटी बहन सपना, जिसको चोट आई हुई थी, वो अपने रूम में बैठकर खाना खा रही थी। बात करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था। वो अकेले अपने रूम में बैठकर बोर हो रही थी और वो फोन चला रही थी। वो काफी नाखुश थी। सपना अपने दोस्तों के ग्रुप में अपने क्लासमेट से बात कर रही थी। उस ग्रुप में एक लड़की थी। उसकी और सपना की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो लड़की बिना मतलब सपना को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे के राइवल थे। इस बार भी उसने यही किया था। उसने पूरे ग्रुप में सपना को नीचा दिखाने के लिए वो गिफ्ट शेयर किया जो उसके भाई ने उसे दिया था। वो गिफ्ट काफी महंगा था। सारे बच्चे उस गिफ्ट को देखकर चौंक गए थे और उससे जलने लगे थे। सबने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी कि इतना अच्छा गिफ्ट उसका भाई कैसे दे सकता है। उसने ये गिफ्ट ग्रुप में केवल सपना को दिखाने के लिए डाला था और फिर जानबूझकर यह भी बोला, सपना ये तुम्हारे साथ कभी नहीं होने वाला, तुम्हें खुद ही तुम्हारे लिए चीजें लेनी पड़ेंगी। ये ऐसे वैसे गिफ्ट के बारे में तुम तो सोचना भूल ही जाओ। क्या सपना अपनी सहेली को हरा पाएगी? क्या राहुल को अपार्टमेंट मिलेगा? क्या ये डील उसको फायदा देगी? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
मोबाइल एक ऐसी दुनिया हो गई है जो बच्चों में भी हीन भावना, घमंड, गुस्सा और ना जाने क्या क्या भरती जा रही है। उस लड़की ने ग्रुप में सपना को बोला, सपना, ये ऐसे गिफ्ट मिलना तुम्हारे साथ कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे गिफ्ट विफ्ट अच्छे भाई देते हैं, तुम्हारे भाई तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा भाई है ही नहीं। किसने कहा कि मेरा भाई नहीं है? सपना नाराज थी। उसने गुस्से से राहुल की तरफ देखा, अपने दांत पीसे और भागकर जल्दी से अपने कमरे की ओर चली गई। अंदर कमरे में जाते ही उसने पहले तो अपने ज्वेलरी बॉक्स को खोला, फिर उसमें से गहने निकाले और उन्हें बाहर रखकर उनकी 2 पिक्चर्स ली। पिक्चर्स लेने के बाद सपना ने उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया और कहा, मेरे राहुल भैया मेरे लिए ये गहने लेकर आए हैं, क्या ये सुंदर नहीं है? ग्रुप के स्टूडेंट्स में खलबली मच गई। अरे वाह, इस कंपनी के गहने तो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, ये कम से कम 3 लाख के होंगे। किसी एक ने कमेंट किया, कितने सुंदर हैं ये, मुझे तो तुम्हारा पेंडेंट काफी ज्यादा पसंद आया। दूसरे ने कमेंट किया, शेखावत परिवार के पास भले ही बहुत ज्यादा पैसा हो, लेकिन वो अपने बच्चों पर गलत पैसे खर्च नहीं करते हैं। ये सभी इस मामले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। चाहे वो सपना हो या फिर घर का कोई और बच्चा, वो उन पर फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। उनके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें स्कूल के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पर सपना बहुत कम पार्टिसिपेट करती है। स्कूल के बच्चों में सपना के परिवार की काफी गलत इमेज बनी हुई है कि उसका परिवार अपने बच्चों को ये सारी एक्टिविटीज अलाउड नहीं करता है। इसीलिए स्कूल की वो लड़कियां जो सपना की सुंदरता से जलती हैं, वो उसकी दोस्त बनने की बजाय दूसरी लड़कियों की दोस्त बन जाती हैं जो बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। लेकिन सपना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे किसी भी बेस्ट फ्रेंड की जरूरत नहीं है। उसे तो ऐसे दोस्त चाहिए जो उसके पैसे से नहीं, उससे प्यार करें, और उसके पास ऐसे दोस्त मौजूद भी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी ग्रुप में कुछ कहा था, वो सपना के अच्छे दोस्त हैं और वो बेहिचक सपना से कुछ भी कह देते हैं। अपने दोस्तों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर सपना का चेहरा खिल गया और उसने उस शो ऑफ करने वाली लड़की से कहा, जरा बताना मेरे ईयररिंग्स कैसे हैं? क्या वो तुम्हारी क्रिस्टल की नकली ज्वेलरी से बेहतर नहीं है? उस लड़की ने तुरंत कहा, कौन जानता है कि ईयररिंग्स तुम्हारे हैं? और कौन जानता है कि तुम्हारा भाई लाया है या फिर कोई और लाया है? मैंने तो सुना था कि तुम्हारा भाई कुछ साल पहले ही घर से भाग गया था। सपना ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने ये कब कहा कि मेरा भाई लाया है? ये मेरे कजन भाई भी तो ला सकते हैं। वो लड़की हंसने लगी और कहा, बदलो बदलो और बदलो, अपनी फैमिली की वजह से जितनी भी बातें बदल सकती हो बदलो। हम सब जानते हैं तुम्हारा भाई तुम पर 1000 रुपए भी खर्च ना करे। मेरे परिवार की बात मत करो तुम। सपना कई सालों से इन चीजों को सुनती आ रही है, पर आज आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने सब कुछ कह दिया। सुनो तुम, मेरे पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और मेरी माँ भी डॉक्टर हैं। मैं शेखावत खानदान से हूँ, जानते हो तुम। सपना की इन 2 लाइनों के जवाब ने सबका मुंह बंद कर दिया। उस वक्त वो स्टूडेंट्स जो हमेशा सपना का मजाक उड़ाया करते थे, वो सब ग्रुप से भाग गए। सपना की यह खबर सबको चौंकाने वाली थी। सपना के क्लोज फ्रेंड्स को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था कि सपना कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है। सपना का गुस्सा बाहर निकल चुका है, तो उसने बड़ी ही सहजता से कहा, तो क्या मेरे पास अमीर भाई नहीं हो सकता है? सपना के इस नए अवतार को देख उसके दोस्त काफी खुश हो गए, पर उस लड़की ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने सपना का जवाब देते हुए आगे कहा, सुनो, मेरा भाई एक पॉलिटिशियन है, तुम्हारा भाई तो सिर्फ एक मामूली सा इंसान है जो सिर्फ थोड़े से ही पैसे कमाता होगा। उस लड़की के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो सपना से किसी भी बेकार के मुद्दे पर बहस कर रही थी। वैसे तो सपना ने उस लड़की से बहस नहीं करने का सोचा था, लेकिन जब उसने हार नहीं मानी तो सपना को बताने पर मजबूर होना पड़ा और उसने कहा, सिर्फ थोड़े से पैसे? तुम्हें बता दूं कि मेरा भाई एक स्टार है। उस लड़की ने फौरन कहा, चल झूठी, मैंने बताया तो तू भी उसे बड़ा बता रही है। मेरी कॉपी मत कर, चुपचाप सच बोल, वरना तू एक दिन खुद ही मुंह के बल गिरेगी। सपना ने तुरंत कहा, तुम्हें बता दूं कि मेरा भाई राहुल है। उस लड़की ने इरिटेट होते हुए कहा, अगर तुम्हारा भाई राहुल है तो मेरी बहन भी ऐश्वर्या है। सपना, फेंकने की भी एक हद होती है, तुम झूठी हो, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का टाइम नहीं है। ग्रुप के स्टूडेंट्स को भी ऐसा लग रहा था कि सपना झूठ बोल रही है। कौन राहुल? एक बहुत बड़ा सिंगर, एक बहुत बड़ा राइटर जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है। क्या वो उनकी क्लासमेट का भाई है? बस इसी बात पर उन लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा था। क्या मैं फेंक रही हूँ? सपना को गुस्सा आ गया था। वो तुरंत अपने आंगन में गई और राहुल के साथ एक पिक्चर लेकर बिना कुछ रिएक्ट किए हुए उसने उसे ग्रुप में भेज दिया। अरे सपना, ये तुम क्या कर रही हो? राहुल घर वालों के साथ किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा था, तभी अचानक से सपना आती है और पिक्चर लेती है। कुछ नहीं। सपना राहुल को जवाब देकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है।
सपना ने पिक्चर ग्रुप में भेज दी थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ग्रुप में बिल्कुल हड़कंप मच गया। एक के बाद एक बहुत सारे मैसेज आने लगे। क्या ये सच है? मैं ये क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अरे ये तो मेरे फेवरेट हैं। मैंने तो भरोसा भी नहीं किया था कि मेरी क्लासमेट के भाई होंगे। सपना, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मुझे राहुल के साथ एक पिक्चर लेनी है और उनका ऑटोग्राफ भी लेना है। ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स पागल हो चुके थे। वो एक एक करके मैसेज किए जा रहे थे। सपना को टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वो उन सबका रिप्लाई कर पाए। सपना को भी नहीं पता था कि उस ग्रुप के सारे लोग उसके भाई के फैन हैं। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सपना ने कहा, देखो मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, मेरा भाई बहुत ज्यादा बिजी रहता है। मैं खुद उससे बहुत कम मिल पाती हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा दूं ताकि तुम लोग उसके ऑटोग्राफ ले सको। सपना की बात सुनकर क्लास के बाकी लोग थोड़े से उदास हो गए। वो एक एक करके सपना से शिकायत करने लगे। कुछ लोग सपना की तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग उसकी बुराई। सपना ने थोड़े अजीब तरीके से कहा, राहुल मेरे बड़े भाई हैं और मुझे जो करना होगा मैं वही करूंगी। दूसरे तरीके से कहें तो सपना उन सबको चुप करवाना चाहती थी। इस वजह से स्टूडेंट्स सपना के बारे में अकेले में बात करने लगे। राहुल के साथ वाली पिक्चर अलग अलग ग्रुप्स में भी जाने लगी और लोग इस बारे में बातें भी करने लगे। सपना और राहुल की पिक्चर बस 2 ही घंटे में पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी और इस पिक्चर की वजह से सबको ये मालूम पड़ चुका था कि राहुल की बहन कोई सपना नाम की एक लड़की है। जब से राहुल इंडस्ट्री में आया था तो उसने कभी भी अपने परिवार के बारे में कोई खुलासा नहीं किया था। इसीलिए राहुल के परिवार के बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। यहाँ तक कि राहुल और मिली के रिश्ते के बारे में भी लोगों को एक केस की वजह से मालूम पड़ा था, वरना तो किसी को भी पता ही नहीं था। पर इसे एक पिक्चर ने मीडिया और मीडिया कंपनीज में अफरा तफरी मचा दी थी। कंपनी के मालिक अपने एम्प्लॉयज को बोल रहे थे कि वो इस चेहरे वाली लड़की को जल्द से जल्द ढूंढें और इसके बारे में और पता करें। सपना जूनियर हाई स्कूल की एक साधारण सी लड़की थी। उसके बारे में और कहा जाए तो कह सकते हैं कि वो थोड़ी सुंदर थी और पढ़ने में काफी तेज थी। जब सपना से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को मीडिया कंपनीज और मीडिया वालों के सामने रखा गया तो वो थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि राहुल का ताल्लुकात शेखावत खानदान से है और राहुल के दादाजी विशंबर सिंह शेखावत हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। राहुल के बारे में ये एक जानकारी उन्हें हैरान करने के लिए काफी थी। उन्हें पता चला कि राहुल का परिवार आयुर्वेद के फील्ड में बहुत ही मशहूर है और उन्होंने सरकार की कई मुहिम में अपना योगदान भी दिया है। ये जानकारी गहरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफी थी। इधर रवि वर्मा ने तुरंत टॉप मैनेजमेंट को बुलवाकर एक मीटिंग रखवाई। मीटिंग का मकसद काफी सिंपल था। वर्मा रियल एस्टेट ग्रुप को बस एक होटल को प्रमोट करना था, जो कि एक 6 स्टार होटल है। प्रमोट कल करना था और वर्मा रियल एस्टेट ग्रुप के पास सिर्फ एक रात बची हुई है। ओपनिंग सेरेमनी में सिर्फ एक दिन बचा था और ये उनके लिए काफी था। वर्मा रियल एस्टेट ग्रुप के ऑफिशियल वीवो अकाउंट पर रात के 10 बजे एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा था, वर्मा होटल की ओपनिंग सेरेमनी कल सुबह 10 बजे होगी। उस वक्त हमारे यहाँ के मशहूर सिंगर राहुल सेरेमनी को अटेंड करने के लिए मौजूद होंगे और वो हमारे बीच अपना एक नया गाना भी पेश करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करता हूँ कि आप सब जरूर आएं। रवि वर्मा। वर्मा रियल एस्टेट ग्रुप देश में काफी ज्यादा मशहूर है और ये होटल देश का पहला 6 स्टार होटल होने वाला था। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस न्यूज को फैला रही थीं। किस्मत से न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी ने भी इस न्यूज को आगे शेयर कर दिया। चाहे कितनी भी बड़ी कंपनियां इस न्यूज को शेयर करें, इससे उतना ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर इसे न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी शेयर करती है तो उसका प्रभाव काफी ज्यादा होगा, क्योंकि राहुल उनका ही आर्टिस्ट है। 3 घंटे में से 3 मिलियन लोग फॉरवर्ड कर चुके हैं। जितनी ज्यादा इसकी पब्लिसिटी हो रही थी, लोग उतना ही ज्यादा इस पर कमेंट कर रहे थे। इंटरनेट पर चारों तरफ से बवाल मच चुके थे। चुरू के सारे लोग एक्टिव हो चुके थे और उन्होंने मन बना लिया था कि कल वो राहुल का एक नया गाना सुनने के लिए उस होटल की ओपनिंग सेरेमनी में जरूर जाएंगे। हमेशा की तरह इंटरनेट पर वापस से राहुल की धूम मचने लगी थी। सब वहां राहुल के ओपनिंग सेरेमनी में जाकर परफॉर्म करने की बात करने लगे थे। वो चाहते थे कि राहुल वहां परफॉर्म करे और वो लोग वहां हों। ये उस राज्य के लोगों के लिए एक मौका था राहुल की लाइव परफॉर्मेंस को देखने का। वो सभी एकदम से एक्साइटेड हो गए थे कि राहुल उनके अपने शहर में एक परफॉर्मेंस देने जा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ राहुल के परिवार की खोजबीन करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले रिपोर्टर्स भी तैयार हो गए थे। उन्होंने भी कमर कस ली थी कि वो राहुल के परिवार का पता लगाकर ही रहेंगे। क्या राहुल के फैन उसके नए गाने को पसंद करेंगे? उसकी बहन के बारे में जानकारी मिलने के बाद क्या मीडिया राहुल के लिए कोई परेशानी खड़ा करेगी? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।